ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, देखो मेंस में ऐसे भी ऑलरेडी बहुत कम दिन है अब की बार, तो मेंस की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी का वो कर लो अच्छे से तैयारी। 31 तारीख को टेस्ट होगा, जो क्वालिफाई करेगा वही आगे उसी को क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, पहली बात। अब देखो तो इसमें करना क्या है, जो भी मान लो जैसे हिंदी का तो मैं बताता हूँ। हिंदी का पहली चीज़ है ऐसे लिखने का, तो ऐसे मैं पहले ही बता रहा हूँ ये 10वीं क्लास लेवल का आता है, इसको वो यूपीएससी वाला मत समझना। ठीक है, जैसे मान लो कि पर्यावरण पे आया, तो पर्यावरण क्या होता है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, इसके समाधान क्या हो सकता है, ऐसे करके बोले 4 या 5 डायमेंशन बनती है जो आप 10th क्लास लेवल पे करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना पहली बात। तो सिंपल होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा कोई यूपीएससी वाला दिमाग मत लगाना उसमें। ठीक है, हल्का फुल्का कर सकते हो, जैसे कोट वोट लिख दिया, परंतु बचना, जैसे अपन फिलोसफिकल ऐसे लिख लेते हैं, ऐसा कुछ ही करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम सिंपल लिखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी मैं कुछ एक पेपर लेके बता ही देता हूँ। कौन आया? नूरी, कहाँ गायब हो तुम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है नहीं चल रही? तुम इंग्लिश कंपलसरी पढ़ रही हो नहीं पढ़ रही हो? जी सर, पढ़ रही हूँ। क्या क्या पढ़ लिया? अभी सर मैं खान जीएस वाला क्लास कर रही हूँ। अच्छा, जी चलो ठीक है, मैं अभी बताता हूँ कैसे क्या करना है उसमें। जी सर, 20 को टेस्ट होगा ना इंग्लिश कंपलसरी का? 20 नहीं, वो एक ही टेस्ट होगा 31 तारीख को। तुम लोग बोलेंगे फिर कि उधर कैसे हो गया। खूब दिन है अभी, 14-15 दिन है, कर लो अच्छे से तैयारी। हिंदी कंपलसरी खुल जा। देखो सबसे पहली बात आती है ऐसे लिखने की, 600 पेज का ऐसे लिखना होता है। ठीक है, अब ये यूपीएससी वाला जो अपन लिखते हैं वो 250 नंबर का जो होता है वैसा नहीं लिखना होता, मैं पहले ही बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, जैसे मैं इस पे लिख के आया था एग्ज़ाम में। ठीक है, मान लो कि यही ले लेते हैं, क्या भारत में पेयजल संकट आसन है? तो पहले तो ये बताना पड़ेगा है तो क्यों है। ठीक है, पानी की समस्या के कारण क्या है, पहले तो बताना पड़ेगा वहाँ कमी है। ठीक है, फिर उसके कारण बताने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके समाधान बताने पड़ेंगे। समझे, मतलब सिंपल ऐसे लिखना होता है, वैसा नहीं लिखना होता है, सिंपल से आराम से। ठीक है, हाँ बीच बीच में 1-2 कोट यूज कर सकते हो आप, मैं भी करके आया था 2-3। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये सिंपल लिखना होता है, जैसे 10th क्लास लेवल पे लिखा जाता है वैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं कि यूपीएससी वाला लेवल पे नहीं। ये चीज़ याद रखना पहली बात। तो नॉर्मल, जितना नॉर्मल लिखोगे उतना अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ये 100 नंबर का है, तो हिंदी में आराम से आप इसमें 30 से 40 नंबर ला सकते हो। 50 नंबर तो नहीं आता है, 30 से 40 नंबर ला सकते हो, इससे कम लाना भी मत, नहीं तो फेल हो जाओगे हिंदी कंपलसरी में। तो आपको इतना मान के चलो 30 से 40 नंबर लाना है। तो इसके लिए क्या करोगे, जैसे मान लो कि मोस्टली आप देखोगे तो जीएस के टॉपिक ही होते हैं ये। जैसे अगर पानी पे अगर आपने मान लो टॉपिक अच्छे से तैयार किया अभी, तो जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हर साल से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक है, ये तो हिंदी में आपने कहावत सुनी ही होगी इस टाइप का, तोता चना बाजेगा ना, तो उस टाइप का है। ठीक है, पहले एक आध टॉपिक बहुत इजी होता है जिस पे लिख लोगे, पर मेरा मानना है फिर भी अच्छे से कमांड होगी तभी कर पाओगे, हिंदी कंपलसरी पास नहीं होता। तो 30 से 40 नंबर इसमें आने चाहिए, तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। करनी इन द सेंस कि आप जो जीएस का जो नॉलेज है उसको थोड़ा इनरीच करो। अभी गंदा जो होते हैं ये बहुत ईजी आता है,
मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ईजी होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यही चीज़ टफ होती है। तो पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसका कुछ ही नहीं करना होता है, सिंपल सा देखो, ये 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। गद्यांश कितने नंबर का आता है? 60 नंबर का आता है। तो 60 में से मेरा मानना है कि 25 से 30 नंबर आराम से ला सकते हो आप, ठीक है। जैसे इसमें क्या करना होता है, देखो साहित्य और प्रचार में क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको इसी पैसेज में से पढ़ के जवाब देना है, और इसमें लिखा है, आप जब देखोगे आराम से, टाइम रहता है 3 घंटे का, को आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता है इसी पैसेज में, बस पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो मैंने तो आराम से इसको, जैसे इसको तो मैं टेबल बना के करके आया था, ऐसे टेबल बना के करके आया था। इसका तो नंबर पता लगेगा कितने आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आराम से मिल जाता है, जैसे बचपन में करते थे पैसे छाट छाट के, वैसे ही करना होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, आलोचना साहित्य का अंग क्यों है। अब ध्यान से समझना, इधर यहीं पहले पैराग्राफ में दिया है, आलोचना साहित्य का एक अंग मानी जाती है इसलिए कि, यहाँ से आंसर शुरू होगा, कि वह साहित्य को अपनी सीमा के अंदर रखने की व्यवस्था करती है। बस साहित्य में जब कोई ऐसी वस्तु सम्मिलित हो जाती है जो उसके रस प्रवाह में बाधक होती है, तो वह साहित्य में दोष का प्रवेश हो जाता है। उसी तरह जैसे संगीत को बेसिक ध्वनि से दूषित कर देती है। अभी इस पहले क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। चाहो तो पूरा लिख दो, पर मेरा मानना है कि अब ऐसे बच्चों की तरह मत करना। आलोचना साहित्य का अंग क्यों है, सिंपल सा डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ से है। आलोचना साहित्य की अंग मानी जाती है इसलिए कि वह साहित्य को अपनी सीमा के अंदर रखने की व्यवस्था करती है, बस। अब मैं तो इतना ही लिख के आया था, कोई ज़रूरी है नहीं, ऐसे तो कुछ लिखने वाले पहला पूरा पैराग्राफ लिख दो, फिर वो कॉपी पेस्ट रहेगा, तो इतना ज़रूरत है नहीं। पर हाँ, आगे पढ़ लेना कि कुछ और तो नहीं दिया है। तो सबसे बेस्ट ये रहता है, इसको सॉल्व करने का तरीका पूरा पढ़ लो, एक बार अच्छे से समझ के पढ़ लो, ठीक है। वही या अपना जो सीसेट में अपन करते हैं, वही पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर एक बार पैसेज पढ़ लो, तो आइडिया लग जाएगा। वही तरीके से करना है, आराम से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रेशर राइटिंग। प्रेशर राइटिंग में इसमें मेरा मानना है कि 20 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, इसको पूरा पढ़ना होता है, ठीक है। और वहाँ कॉपी में बने हुए होते हैं, लगभग इसको 1/3 करना होता है। तो ये लगभग कितने वर्ड्स लिखा होगा, तो 1/3 करोगे तो मान के चलो 207 वर्ड्स का 210 ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, 210 वर्ड्स आप ले सकते हो। 1/3 करना होता है। अब 1/3 अपनी लैंग्वेज में करना होता है, ऐसा नहीं कि इसी में छाट छाट के लिख के आ गए, नहीं, ऐसा नहीं, वो गलत है। आपको इसको समझना, जैसे मान लो ये बात ध्यान देने की, ईर्ष्या व्यक्ति विशेष से होती है, तो ये भाई ईर्ष्या के बारे में है, तो इसमें आप लिखोगे ईर्ष्या क्या होती है, ईर्ष्या व्यक्ति विशेष से होती है, ऐसे करके आपको 207 वर्ड में लिखना है, इसको क्रिप्स करके। सर 1 मिनट नीचे करना सर, ये सारांश अपने शब्दों में ही हाँ, लिखिए, मतलब हाँ। हमको समझ के नया सेंस निकालना है इसका। नया सेंस नहीं, जैसे मान लो कि ये लिखा है ईर्ष्या पे, तो आपको अब ये इसको 1/3 करना है, तो फालतू की जो लाइन है उनको निकालना पड़ेगा, जो बची हुई जो क्रस है इसका, अच्छा, वो आपको अपनी भाषा में लिखना होता है, जैसे समरी होता है सर, हाँ, वैसे। समरी होता है वो, ठीक है। अब देखो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये आएगी जब आपके इंग्लिश कंपलसरी वाला पेपर सही होगा। जैसे मैं एग्जाम में इसको छोड़ के आया था, क्योंकि मेरा इंग्लिश सही नहीं था, तो मैं छोड़ के आया था, पर मेरा मानना है कि नहीं, ये भी मैं छोड़ के आया था। तो ये दोनों, ये 40 नंबर का आपका सही होगा जब आपका इंग्लिश कंपलसरी पेपर तैयार होगा। अगर इंग्लिश कंपलसरी अच्छे से तैयार हो गया तो ये भी तैयार हो जाएगा। पर मेरा मानना है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए तो टफ पड़ता है ये चीज़। अब जैसे भाई इसके इंग्लिश कर पाना इज़ नॉट ईजी टास्क, नहीं कर पाओगे। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश दोनों। हाँ, ये दोनों चैलेंजिंग है। ये तो चलो फिर भी टूटी फूटी भाषा में हिंदी अनुवाद किया जा सकता है थोड़ा बहुत, अगर अपन कमांड कर लेते हैं, पर मेरा मानना है कि ये चैलेंजिंग है, ठीक है। अपन इतना सीख लो, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हो अपन। जैसे मैं तो बोलूँगा कि अभी तो मैं नहीं करने लायक, और मैं करके भी नहीं आया था एग्ज़ाम में इसका। देखते हैं, अगर देखो मेरे एग्ज़ाम में अगर हिंदी कंपलसरी में पास हो जाता हूँ तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दोगे, कोई इशू नहीं है। अगर मैं फेल हुआ हूँ हिंदी कंपलसरी में भी, तो मेरा मानना है फिर तो भाई सीखना पड़ेगा यही भी। पर जहाँ तक मुझे चांस कम ही लगता है कि हिंदी कंपलसरी में फेल किया होगा मेरे को, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे मैं ये कर दिया था, देखो ऐसे लिख दिया था, तो मैं एक अगर आइडिया भी लगाऊं तो ऐसे में मेरे को आराम से 20 नंबर तो दिया होगा वो। अच्छा खासा 2-3 मुहावरे लिख के आया था, अच्छा खासा करके आया था, 20 नंबर तो बनता है, ठीक है। फिर इसमें आराम से 20 नंबर, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से टाइम दे के दिया था, इसको 40 नंबर हो गए। प्रेशर राइटिंग में करके आया था, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं मानता, तो 15 नंबर तो मानता ही हूँ,
ठीक है, कितना हो गया 55। अब देखो ग्रामर, ठीक है, ग्रामर आती है तो ग्रामर जैसे मैं कर लिया था कुछ कुछ, पर हाँ देखो यहाँ पे भी लगभग है, मुझे लग रहा है हिंदी हिंदी कंपलसरी में फेल कर दिया क्या, क्योंकि 40 नंबर की ही ग्रामर आती है, तो 40 में से कितने आ गए होंगे 20, लगभग 75 नंबर ही पहुँच रहे हैं। ठीक है, अपन जो भी है XYZ वो तो रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। अब देखो ये हर बार सिमिलर है, ये फिक्स है, यूपीएससी का इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है वो, तो मेरा माना कि इसमें अलग से कुछ ही मत करना, इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं कि इसके लिए तुम अलग से कोई किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं, आराम से मिल जाता है। ये आप खुद से करोगे ना तो ये जैसे ये 10 नंबर का सही कर लोगे, अब बस ओनली PYQ कर लेना 2013 से लेकर 2024 तक, ये सही हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैंने नहीं करके गया था तब भी मैं कर लिया था, पर मेरा माना कर लेना, रिक्स मत लेना, जैसे ये 10 नंबर का सही हो जाएगा, इसमें कोई अलग से नहीं, ये भी इसमें कुछ तो हो जाएगा, बचपन से आप पढ़े हो हिंदी कंपलसरी, ठीक है, ये कर लेना। 2-2 प्राइवेट सब कुछ के तो आ ही जाएंगे, मेरे को जैसे 2-3 का आ गया था, इसमें से ये 1-2 कर लोगे तो ये मान के चलो, अगर यहाँ से कर 2 नंबर यहाँ से मान के चलो, 2 नंबर यहाँ से मान के चलो, ये हो जाएगा, ये बहुत ईजी होता है। तो ये मान के चलो आराम से 6 नंबर तो मान के चलो, तो 10 नंबर हो गए, 10 2 ये मान के चलो 12, मतलब लगभग ये मान के चलो ग्रामर में 40 में से 15 नंबर ज़्यादा तो नहीं आएंगे अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो। अब एक तो है कि अपनी हिंदी को तैयारी करे, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। अब देखते हैं अपने कितने नंबर हो रहे हैं, अगर मान लो इन दोनों हिंदी इंग्लिश वाले को छोड़ देते हैं, 15 नंबर इधर हो गए, ठीक है, इनको छोड़ देते हैं अपन, और इसमें से मान के चलो 20 हो गए, कितना हो गया 35 और 20 नंबर इसमें से हो गए 55, और लगभग 30 नंबर 80, तो इसका मतलब थोड़ा रिस्क लेवल पे हैं अपन हिंदी कंपलसरी में। तो मेरा माना कि जैसे देखो इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे अच्छे से नहीं लिख के आओगे तो 30 नंबर भी नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि इन दोनों पे अच्छे से काम कर लिया जाए, ऐसे पे काम कर लिया जाए, प्रेशर राइटिंग सीख लो, PYQ कर लोगे तो हो जाएगा। मेरा मानना अलग से कुछ ऐसा तैयारी करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, फिर भी अगर लगे तो कर ही लेना। तो ये मेरा मानना कि कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते, जैसे ग्रामर वाला थोड़ा पार्ट है, एक 9 to 12 करके ग्रामर की बुक, वो NCERT है, ठीक है, नहीं तो वो जो है ना किस दिशा पब्लिकेशन वाले वो देते हैं, वो लोग PYQ का सॉल्यूशन बुक लोगे ना उनकी, तो उन्होंने ग्रामर का कुछ कुछ पार्ट दिया भी है, और मेरा मानना इससे अच्छा NCERT पढ़, जैसे हिंदी लिटरेचर वाले तो मेरा मानना है कि उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर फिर भी ये देखो 40 नंबर का होता है, अगर मेरा मानना ग्रामर में अगर आप आराम से 30 नंबर खींच सकते हो यहाँ से, तो यहाँ बढ़ जाएंगे लगभग 15 नंबर तुम्हारे। तो ये थोड़ा बहुत अगर काम कर लोगे, PYQ पे काम कर लोगे, और थोड़ा बहुत NCERT पढ़ लेना, 10th लेवल तक का ही हिंदी का अगर जो हो व्याकरण वाला वो पढ़ लेना। फिर रही बात इनके, देखो ये इंग्लिश कंपलसरी अगर सही हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ से एटलीस्ट 5 नंबर तो पाने लायक हो जाओगे आप, टूटा फूटा भी हिंदी अनुवाद करके आओगे ना तो हो जाएगा। पर मेरे मानना है कि जब ये अपना इंग्लिश इतना कमज़ोर है तो दिक्कत होगी, मैं तो साफ बता रहा हूँ। तो यहाँ से मान लो कि 5 नंबर अपन पार लें, पर ज़्यादा देखो मेरा माना प्रेशर राइटिंग अच्छे से कर लो, ताकि 20 की जगह यहाँ पे अपन नहीं मिलेंगे, इससे मुझे पता है 20 से 25 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे यहाँ पे। और इसमें भी मान के चलो, क्योंकि देखना कि 300 नंबर का पेपर होता है ना ये, तो लगभग एवरेज नंबर, जैसे ऐसा नहीं किसी का 250 नंबर आ गए इस पेपर में, ऐसा कभी नहीं होता, ये तुम देख लेना किसी का भी कॉपी, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मैक्सिमम अगर जाएगा तो 150 तक जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 50% मार्क्स मिलते हैं, कुछ होंगे 1-2 मतलब, पर मैंने मोस्टली जितनी मार्कशीट देखी है, मोस्टली ये मान के चलो कि नहीं जाता, अगर गया भी होगा तो 180 से ज़्यादा तो नहीं जाता। लेकिन सर इंटेंशन भी नहीं रहता ना हाईएस्ट का, तो हाँ तो वही ना, इसीलिए भी नहीं जाता, दूसरी बात देते भी नहीं है ना नंबर वो, ये भी मान के चलो ना। तो वही है कि हम 50% ज़्यादा नंबर नहीं पा सकते, पर फाइनल लिस्ट में थोड़ी ना जोड़ते होंगे। नहीं जोड़ते नहीं हैं। पहली बात तो है कि जिनका मेंस क्लियर नहीं होता उन्हीं के नंबर 100 होते हैं हिंदी इंग्लिश का, नहीं तो ऐसे 100 भी नहीं होता है, जो इंटरव्यू देते हैं ना उनका नहीं होता है। तो पहली बात तो यही करो कि आए नहीं, मार्क्स देखने नहीं पड़े, सबसे बेस्ट तो यही है। पर मैं फिर बता रहा हूँ हिंदी कंपलसरी को भी मजाक मत लेना, नहीं तो ये भी पास नहीं होएगा, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश की, तो ये दोनों टेस्ट होंगे आपको 31 तारीख के, जो पास करेगा उसी को आगे क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। अब देखो इसमें वही सेम है,
ऐसे लिखना ही आना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे मैं आपकी बार लिख के आया, मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं पक्का इंग्लिश कंपल्सरी में फेल हूँ, जो भी है। अब मुझे पता था, जैसे मुझे नहीं आ रहा था तो मैं इस पे लिख के आया था, टूटा फूटा कुछ भी है XYZ कर कुरा के लिख के आया था। मुझे पता है वो मेरे को, अगर मेरे को फेल किया है इसमें से 10 नंबर नहीं दिया होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं दिया होगा, 10 से 15 नंबर ज़्यादा नहीं दिया होगा मेरे को, ठीक है। उसके बाद में पैसेज है ना, जैसे हिंदी के पैसेज चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ईजी होते हैं। हकीकत में बता रहा हूँ, इस पैसेज में से ओनली है ना, मुझे इसका आंसर मिल रहा था इस पैसेज में। इसके बाद में मैं ऐसे पेज भर के आया था, वो था ना बचपन में, अच्छा एक वर्ड मिल गया यहाँ से यहाँ, तो वो मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं ऐसे करके आया था, नहीं मिल रहा था। मैंने 2-3 बार इस ऐसे को पढ़ा, और सबसे बड़ी बात है 3 घंटे मेरा कंप्लीट पेपर हुआ था ये जाके, हिंदी वाला तो 2 घंटे में कर लिया था मैं। तो ये फ़र्क पड़ता है, सब एक सी बात है। तो मेरा मानना है कि ये प्रैक्टिस करो। देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इस एग्ज़ाम को, मतलब इस इंग्लिश कंपलसरी को पास करने का, सबसे पहले पैसेज पे प्रैक्टिस कर लो, अलग मत करो कुछ ही। यूपीएससी 2013 से लेकर 2024 तक कर लो, पर हाँ इसका अच्छे से करो, मतलब एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, पैसेज को पढ़ो, कैसे आंसर मिलता है, क्या होता है। थोड़ा ये लैंग्वेज ऐसा भी नहीं कि वो बचपन में जैसे छाप देते थे वैसे नहीं करना है। जैसे मान लो इनुमरेट द एजेंडा ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो फिर लिखना द ब्रिटिश रूल इन इंडिया व्हाट इज द एजेंडा, ऐसे करके जो से भी है वो, मुझे भी नहीं आता इतना, पर मैं बता रहा हूँ ऐसे करना होता है। फिर उसके बाद में जो रीजन होता है वो प्रॉपर लिखना पड़ता है कि भाई उनका क्या एजेंडा था, ठीक है। अब इन वर्ड्स का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। इनुमरेट जैसे याद करो, जब जीएस में अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं समालोचनात्मक, जैसे कमेंट करना, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करने मतलब भाई आपको इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना है। और अपन क्या कर रहे हैं कि इसको बस ये छाप के आ रहे हैं, तो कैसे नंबर मिलेंगे। तो मुझे अच्छे से, जहाँ तक ये 75 नंबर का ना, इसमें 10 से 15 नंबर ही मिलेंगे मेरे को, 30 नंबर। प्रेशर राइटिंग मैंने क्या किया था कि अब जैसे देखो ओवन वर्ड में मैंने क्या किया था भाई, कुछ कुछ लाइनें हटा के ऐसे लिख के आ गया था, पर वो गलत है। आपको कुछ कुछ, जैसे ये पैराग्राफ है, देखो 5 लाइन का है ना, तो आपको इसको 2 लाइन में करना है समराइज, ऐसे करना होता है, तब जाके वो बनता है। तो इसमें मुझे पता है बहुत कम नंबर दिया होगा, इसमें मान लो कि 10 से 15 10 नंबर ही मिला होगा, तो कितना हुआ 30 30 40, और 10 नंबर ग्रामर में। तो अब इसमें पास करने का जो मेरे अकॉर्डिंग मानना है, देखो 50 नंबर की ग्रामर आती है। ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले मेरा मानना है कि ज़्यादा तो भाई ऐसा नहीं, 30-35 25 नंबर तो तुम ला सकते हो अगर मेहनत करोगे टॉपिक पे इसके, थोड़ा अच्छे से ग्रामर के जितने भी टॉपिक ये दिया रहता है, ठीक है, वो सारे उस पर काम कर लो, ठीक है, हल्का हल्का समझ लो, पहले काम। दूसरा काम उसके बाद में PYQ लगा लो 2013 से लेके 2024 तक, ठीक है। तो ग्रामर मेरा मानना है कि 25 से 30 नंबर के बीच में ला सकते हो। और इंग्लिश मीडियम वाले भी, पहली बात मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले करते ही नहीं इंग्लिश ग्रामर। वो क्या करते हैं, पैसेज कर लिया, ऐसे कर लिया, प्रेशर राइटिंग कर लिया, बस वो उतना ही करते हैं। जैसे मैंने मोनिका से पूछा था, वो तीनों अटैम्प्ट में कभी नहीं की वो ग्रामर के, बोलते ग्रामर टफ आता है, हमें भी नहीं आता इतना, कुछ जो बनता है हल्का फुल्का वो कर लेती है, वो नहीं करती है वो। तो भाई अपन हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अपने को, उनको जैसे ऐसे में मान लो 40 नंबर मिल रहा है, तो अपने को नहीं मिलेगा, अपने को 20 नंबर, 20 या 25 नंबर ही मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना माइंड में। वो पैसेज अच्छे से करेंगे, वो अपन उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो अपने पास ये चांस बनता है कि 15-20 नंबर यहाँ से बढ़ा सकते हैं अपन। तो मेरा मानना है सबसे पहले ग्रामर पे काम करो, ठीक है, साथ के साथ इसका पैरेलल जो है पैसेज पे काम कर सकते हो आप। पैसेज पे ऐसा कुछ अलग से कुछ सीखना नहीं होता, उसके लिए थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन कैसे हटाना होता है, क्वेश्चन टैग को हटा के बस वो इतना सा सीखना होता है। तो नॉर्मल आप जब सॉल्व करोगे 2013 से, उससे सीख जाओगे। प्रेशर राइटिंग में ऐसा कोई स्पेशल नहीं होता है, उसमें देखना होता है कि बस थोड़ा बहुत सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मान लो कुछ स्टोरी लिखे तो वाई इट इज़ ए, ऐसे करके वो थोड़ा बहुत वो देखना होता है कि कैसे सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है, क्या है। पर हाँ ये जैसे ग्रामर आएगी, ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आएगा। अब देखो बात आती है ऐसे लिखने की, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ऐसे लिखने के लिए आपका ग्रामेटिकल एरर दूर होना चाहिए, ठीक, वोकेबलरी डेवलप होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। पहले तो NCERT पढ़ लो ताकि थोड़ा धीरे धीरे वोकेब डेवलप हो जाए। फिर डेली न्यूज़पेपर पढ़ना सीखो, ठीक, उसमें टॉपिक वाइज पढ़ना सीखो। कोई मेन टॉपिक आ रहा है, जैसे वाटर से रिलेटेड आ रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ रहा है, वुमेन से रिलेटेड आ रहा है, तो ऐसे टॉपिक पढ़ना सीखो इंग्लिश में। एटलीस्ट वो टॉपिक इंग्लिश में ही पढ़ो, तब जाके इंग्लिश कंपलसरी पास होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अगर मैं फेल हुआ हूँ इंग्लिश कंपलसरी में, तो ये समझ लेना कि इस पेपर को पास करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, और मुझे भी मतलब करनी है,
क्योंकि ये पेपर फिर यहाँ पे 75 नंबर लाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फेल हुआ तो, क्योंकि मैं होता है ना कि जुगाड़ वाला काम वो सब करके आया हूँ मैं और फिर भी अगर मैं फेल हुआ हूँ तो इसका मतलब समझ लो इस पेपर में मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, पहली बात तो ये मैं पहले बता रहा हूँ 31 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा। उसमें अच्छे से आपका हिंदी और इंग्लिश का कंपलसरी का दोनों का पेपर होगा, और मैं चेक करूँगा और मैं बता दूँगा तुम लोग किस हालात में, सबकी कॉपी चेक करूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, पहला तो ये काम हो गया, तो ये कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। और मैं इसीलिए भी बोल रहा हूँ कि देखो 25 मई को पीटी है, 10 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, आ जाएगा, उससे पहले आ जाएगा, 8 या 9 को आ जाएगा। अब बात आती है 22 अगस्त से आपका मेंस है, 22 या 21 अगस्त से, और 31 अगस्त को आपका कंप्लीट है एग्ज़ाम। ठीक है, अब इस 10 जून से लेके 10 जुलाई 10 अगस्त 60 दिन, ये 70 दिन है टोटल। और हकीकत में बता रहा हूँ 70 दिन में आप ये सोच रहे हो कि हम हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी पढ़ लोगे, तो फिर भूल जाओ, आप सिलेक्शन तो दूर दूर की बात है। और इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उस टाइम को जो इंग्लिश हिंदी कंपलसरी पढ़ने की सोच रहा है ना, पहली बात मेंस तो दूर की बात, उसके हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पास नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जब मैं सोचता था कि यार कोई नहीं कर लेंगे, नहीं होता है फिर। क्योंकि जब हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पढ़ने जाओगे ना, सोचोगे यार फिर वो कौन पढ़ेगा, ऑप्शनल कौन पढ़ेगा, इथिक्स कौन पढ़ेगा, ऐसे कौन पढ़ेगा, तो ना तो ये पढ़ पाओगे ना ये पढ़ पाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो अभी मेरा ये मानना है कि आप ये पीटी देने से पहले पहले, यार अभी 14-15 दिन है आपके पास, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पास करने का जुगाड़ कर लो, उन 14-15 दिन पढ़ लो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन ये आपके पास ये श्योरिटी आ जाएगी मैं हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी पास कर सकता हूँ, तो तुम्हें फिर टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, पर मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग देख लेना अभी कितने लोग हैं अपने, लगभग एडमिशन 30+ लोगों का है ना, जो अपने फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, उनकी मैं बता रहा हूँ। उनमें से अभी तक जो मैंने पिछली बार जो एग्ज़ाम लिया था उसके हालात से तो अभी कोई भी पास करने लायक है नहीं। और अभी मैं लगभग तुम लोगों को 9 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन बोला था 20-21 दिन बहुत होते हैं हिंदी इंग्लिश कंपलसरी देने के लिए। उसके बावजूद भी अगर तुम लोग पास नहीं कर पाए ना, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ जनवरी से लेकर मई तक तो फिर तुम ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, पीटी की तैयारी में लग जाओगे, क्या तो फिर पीटी होगा ही नहीं। अगर होगा तो फिर मेंस तो भूल ही जाओ फिर, अगर आपने हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पास नहीं किया। तो मैं इसीलिए थोड़ा इस पर जोर दे रहा हूँ, एटलीस्ट कर लेना इसी बहाने, इतना ईजी मत मानो इसको। ठीक है, परंतु मैं आशा करता हूँ इसके ऐसे जो है सर वो रिपीट होते हैं क्या? नो, थीम तो रिपीट सिंगल ऐसे रिपीट नहीं हुआ सर, थीम भी नहीं रिपीट हुई इसमें। ऐसे वो पूछ रहा है जो करंट में चीजें चल रही है ना यहाँ पर, ऐसे वो पूछ रहा है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना, तो भाई इसमें चाहिए प्रॉपर, मैं बता तो रहा हूँ ना, अगर मैं फेल हुआ हूँ इसमें तो मतलब समझ लो भाई इसका प्रॉपर नॉलेज चाहिए ही आपको इस पेपर का पास करने का। जो आप जुगाड़ लगाने की सोच रहे हो ना, नहीं होगा। मैंने सब शाम दाम दंड भेद सब लगाया था इस एग्ज़ाम में मुझे याद अच्छे तरीके से, मेरी तरफ से जितना कर सकता था उस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में वो मैंने किया है। पर वो पकड़ लेते हैं भाई, सब सी बात है कोई भी। तो मतलब आपको ये है करना ही पड़ेगा मेहनत, ऐसे नहीं होगा। जैसे मेरा सीसेट कितने सालों बाद में वो आखिर में फाइनली मैंने कोचिंग करनी पड़ी, लगभग 2-3 हज़ार क्वेश्चन सोल्व करने पड़े, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ी, तब जाके सीसेट निकला ना। पीवाईक्यूज के सारे पीवाईक्यू किए तब जाके 120 नंबर आए, तभी निकलता। नहीं तो फिर मैं हमेशा देखो मैं 55 से लेके 66 के बीच में ही अटक रहा था, हर बार मैं वही अटक रहा था। वैसे ही इंग्लिश कंपलसरी मैं फिर बार बता रहा हूँ, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप सोच रहे हो जुगाड़ वाला काम, जैसे मैं बता रहा हूँ मुझे इतना पता है मेरे 50 से लेके 60 नंबर आए होंगे। अगर मैं फेल भी हुआ हूँ इंग्लिश कंपलसरी में, मेरे इतने नंबर तो आए होंगे, तो वही है 10-15 नंबर। तो 10-15 नंबर ये मैं सोचा ऐसे बढ़ जाएंगे, उसके लिए आपको वही 100+ नंबर की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, तो ये कर लेना। मैं 31 तारीख को टेस्ट लूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, और वो मैं खुद बनाऊँगा पेपर। ठीक है, पहली बात।
दूसरी बात आती है अब सीसेट की। सीसेट का मैं फिर 12 बता रहा हूँ। पिछले साल जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट थे 12 लोग, फाउंडेशन बैच के, मैं अदर की नहीं बता रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, शायद एक आध का किसी का सीसेट निकल गया हो, उसमें भी मुझे तो डाउट है। मैं लिख के दे रहा हूँ, सीसेट में फेल लो 12 के 12 लोग, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अगर कोई पास भी हुआ होगा ना तो जस्ट नियर बाय उसके 80 प्लस तो किसी के नहीं है, क्योंकि मैं जब पूछा था एग्ज़ाम होने के बाद किसके कितने नंबर आ रहे तो किसी ने भी 80 प्लस तो बताया नहीं मेरे को, कोई बस ये इसी रेंज में थे 70 to 75, तो इतने बता रहे तो पक्का वो कम होते हैं, पैसेज के इधर उधर आंसर चेंज होंगे, तो इसीलिए मुझे तो डाउट है कोई एक आदमी पास हुआ होगा। और अब क्या मैं पहले बता रहा हूँ क्या सब लोग मुझे मार्कशीट भेजोगे अपनी अपनी, ठीक है। तो पहली बात तो सीसेट के लिए मैं फिर 12 बता रहा हूँ, अच्छे से काम कर लो, जितना आप जीएस को वेटेज दोगे उतना ही सीसेट को देना पड़ेगा, पहली बात। तो ये मान के चलो 1 जनवरी से अपना जो बैच स्टार्ट होगा पीटी के लिए, डेली आप लोगों को मैथ पढ़ना ही है, ये चीज़ याद रखना ना। 25 मई तक आपका एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने सीसेट नहीं पढ़ा है, चाहे आप 10 क्वेश्चन लगाओ या 5 क्वेश्चन लगाओ डेली के। परंतु ये चीज़ याद रख लेना, मैं भी 1 जनवरी से जो बैच स्टार्ट होगा रेगुलर मैं कुछ ना कुछ काम उसमें देते रहूँगा। पर अगर सीसेट निकालना है तो मेरा मानना है कि 1 जनवरी से लेके 25 मई तक जिस दिन जाओगे उस दिन चाहे मेरे नोट्स देख के जाओ, कुछ भी है, याद रख लेना कि तब करोगे तब जाके सीसेट निकलेगा। नहीं तो मैं फिर बता रहा हूँ, देख लेना सीसेट आप लोग समझ नहीं रहे भाई, मैं 4 सालों से मेंस लिखने से रहा ओनली सीसेट के कारण, तो इसके इतना हल्के में मत लो कि हाँ पास हो जाएंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, पास तभी होगे जब इसका 100 प्लस की तैयारी करो। मैंने लास्ट ईयर जब 100 प्लस की तैयारी किया तब मेरे 120 नंबर आए हैं, इतने तो आएंगे मुझे पता है, 110 प्लस है आंसर की, इधर मान लो 10 नंबर में माइनस भी करके चल रहा हूँ तब भी इतने तो आएंगे। तो सोचो तब इतनी मेहनत किया हूँ तब जाके इतने नंबर आए हैं सीसेट में, तो अभी मैं बता रहा हूँ अभी से आपको करना पड़ेगा। तो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ सीसेट के लिए, और जो निखिल सो रहे हो इतने दिनों से आप जाग जाओ, मैं पहले बता रहा हूँ। तो चाहिए सर। आप क्लास मिस मत करना, तुम सब लोग गायब रहते हो। सीसेट में सबसे पहला काम एनसीईआरटी, मुझे पता है कितने लोगों ने, चलो मैंने 1 वीक का टाइम दिया था, अभी मैं पूछता हूँ, अभी पता लग जाए, देखो हकीकत तुम लोगों के सामने आ जाएगी। चलो अभी देखना, अभी देखना तुम लोगों का ना, अभी पता लग जाएगा तुम लोग। चलो किससे शुरू करूँ? चलो महक तो मैंने कुछ काम दिया था सीसेट का, कुछ याद है? पहले तो यही पूछ लेता हूँ। फिर आपने मुझे बोला था सीसेट के पेपर लगाने हैं 2013 से लेकर के 24 तक। वो तो आज तक तुमने याद करो जब से एडमिशन लिया तब से नहीं लगाया, और मेरी वीडियो फिर देखने मैंने जीएस के लगाए थे, वो आपने सीसेट का नहीं बोला था मैं। हाँ आपने पहले मुझे बोला कि जीएस के कंप्लीट कर लो उसके बाद सीसेट उठाना है, तो इसीलिए। तो फिर सीसेट क्यों नहीं किया? सर तब मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे अलग टारगेट दे दिया था ना, वो दिसंबर से लेकर चलो के वो तो मई चलो तक था। ठीक है, तुम तो 2026 दोगी, चलो तुम्हारे लिए इतना वो नहीं, पर उसके अलावा मैंने कुछ एक और काम दिया था, याद है? कौन सा सर? ठीक है चलो अब तुम चुप हो जाओ तुम्हें नहीं पता। चलो नूरी तुम बताओ जी सर। क्या काम दिया था मैंने सीसेट के लिए? सर सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अब देख लो, जब तुम लोगों को यही नहीं पता काम क्या दिया था तो करोगे क्या? प्रीति तुम बताओ। सर एनसीईआरटी कवर करना था फर्स्ट से लेके 5th तक। हाँ वो जो दूसरी एनसीईआरटी थी उसके क्वेश्चन सोल्व करने थे, कितने लोगों ने किया? गणित का जादू। हाँ तो गणित का जादू जादू ही है तुम लोगों के जीवन में। अब बता दो कितने लोगों ने किया? नगीना तुमने किया? सर क्या है? नहीं किया सर मैंने। देख लो, अब फिर सीसेट कैसे निकलेगा? तुम लोग खुद ही सोच लो ना, आधे से लोगों को तो काम ही नहीं पता मैंने क्या काम दिया था
अब तुम लोग सोच लो ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर बता रहा हूँ, सीरियसली तैयारी करो इस एग्ज़ाम में। अगर भाई जीवन लगा रहे हो अपना, तुम लोग अभी समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन मेरे लेवल पे पहुंचोगे ना तब पता लगेगा कि 8-9 साल दे दिए इस एग्ज़ाम को और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो पहली बात एनसीईआरटी, ठीक है। तो उसमें से अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। मैं देख लिया कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम ये कर लेंगे जो बेसिक्स है, जिनके पास बेसिक दिक्कत है। मैं फिर बता रहा हूँ, जब करूँगा उस टाइम कर लेना, जिसमें 1 तारीख को बोल दूंगा भाई ये पढ़ के आना, ये चैप्टर जरूर पढ़ के आना, कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्लास में पूछ लेना। नूरी हो गई, मैं पहले बता रहा हूँ, नूरी तुम तो टारगेट हो। हाँ, दूसरा काम, जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट होगा, ठीक है, तो दृष्टि वाली बुक करवाऊंगा, क्योंकि मेरा माना कि मैंने पिछले साल वो पूरी बुक सॉल्व की थी, मैथ का ओनली पार्ट, मैथ वाला पार्ट। दृष्टि वाली जो बुक है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं। मेरा मानना है कि उससे इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि पिछले साल मैंने ओनली एनसीईआरटी कराया था और पीवाईक्यू करवाया था। तो अब क्या मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सबके 100 पार नंबर आए। तो ये दृष्टि वाली बुक करेंगे अपन मैथ के लिए, ठीक है। इससे पहले अपन जो है नोट्स करेंगे, मेरे जो नोट्स है ना वो मैं करवाऊंगा। फिर उसके बाद में जैसे टॉपिक वाइज नोट्स करवाते जाऊंगा, फिर इसकी बुक के क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे अपन। तो उससे आराम से हो जाएगा, मेरा मानना है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, पहले वो है कि जैसे मान लो कि मैंने नोट दे दूंगा आप लोगों को, उसको पढ़ना और खुद से क्वेश्चन लगाने सोल्व करना ट्राई करोगे, तब जाके वो बैठ पाएगा। वो ऐसा नहीं मेरे क्लास में आके बैठ गए मौक दर्शक की तरह, फिल्म ख़त्म हो गई, फिर बाय बाय टाटा, कुछ ही नहीं होगा, 1 नंबर भी नहीं बढ़ेगा। इसके बाद में अपन करेंगे पीवाईक्यू। तो ये मेरा मानना है कि ये सबसे आखिरी में होगा। तो अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इंतज़ार मत करो मेरा, 2011 से लेकर 2023 तक पूरे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, जाके वो देखो जाके। वो जितनी बार देखोगे ना, पैसे जो इम्प्रूवमेंट होगा, रीजनिंग मैथ वाले क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। ये कर लेना बंद, मुझे पता कोई नहीं देख रहा वो वीडियो, पर पछताओगे बाद में, उसमें क्या ही है, ठीक है। तो फिर लास्ट में जो है पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं, देखो सीसेट का ये है, ये करना ही पड़ेगा। तो इसका भी हर मंथ की लास्ट डेट को टेस्ट होगा सीसेट का, याद रखना ये चीज़। जो क्वालिफाई करेगा उसी को आगे क्लासेज मिलेगी। जैसे 31 जनवरी को आपको पहला टेस्ट होगा सीसेट का, फुल टेस्ट होगा वो। फिर ऐसे 28 फरवरी को आपका टेस्ट होगा। ऐसे टेस्ट होगा, जो पास करेगा वही आगे बढ़ेगा। और मेरा मानना है कि जिसने लगभग कितने 4 टेस्ट होंगे ना, चारों टेस्ट जिसने पास कर लिए, वो देख लेना उसका यूपीएससी भी नहीं रुकेगा, इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ, सीसेट नहीं रुकेगा उसका। और जो 31 दिसंबर को इंग्लिश कंपलसरी का पास कर लिया ना, अगर मेरी मार्किंग में किसी ने पास कर लिया, वो देख लेना यूपीएससी में तुम लिख के आओ, कभी फेल नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये चीज़ याद रख लेना। तो ये हो गया तुम्हारा कंपलसरी का। ये जो मैं पहले बता रहा हूँ, अभी भी काम करो तुम लोग, डेली अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, डेली सीसेट पढ़ो। ये जो कंपलसरी वाले सब्जेक्ट है, डेली पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। अब अगला काम, मेंस के जो नोट्स है, मेंस को लेके कैसे तैयारी करनी है, मेरा मानना है कि अभी फरवरी तक मेंस पढ़ना चाहिए। मतलब पीटी भी इधर पैरेलल शुरू कर दो, पर फरवरी तक मेंस पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ओनली पीटी पढ़ रहे हो तो फिर आप भूल जाओ, फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, ये चीज़ याद रख लो कि ओनली आप पीटी पढ़ रहे हो, पीटी भी निकल जाएगा, तो ऐसे कोई नहीं। अभी मैं पूछता हूँ तुम लोगों का क्या हाल है, याद करो मैंने कुछ तुम लोगों को काम दिया था। हाँ महक, क्या पूछ रही हो? मैं ये पूछ रही हूँ, मेरी इकोनॉमी क्लास चल रही है तो आवाज़ अटक रही है तुम्हारी, आवाज़ अटक रही है महक, आवाज़ अटक रही है महक, आवाज़ अटक रही है तुम्हारी, दोबारा बोलो। अभी आ रही है सर? हाँ आ रही है, अब बोलो। हेलो। बोलो बोलो। सर मैं ये बोल रही थी,
मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है और 16 तारीख से आईआर की क्लास स्टार्ट हो गई सर। अभी मैं ये बोल रही थी उन दोनों क्लासों को साथ में लेके चलूं या फिर हिंदी इंग्लिश पे कर। एक बात बोलूं मैं कि ये हिंदी इंग्लिश कंपलसरी ऐसे सब्जेक्ट है ना, तो अगर अभी नहीं की तो फिर तो भूल जा, तो आगे भी नहीं करेगी, तो इसलिए अभी कर ले, आईआर तो बाद में पढ़ लेगी। हाँ मतलब वही पूछ रही थी कि आईआर की क्लास बाद में कर हाँ लूंगी। बाद में कर लेना, पहले इंग्लिश हिंदी कंपलसरी तो पास तो कर लो, आईआर तभी काम आएगा। नहीं तो मेरी तरह हाल रहेगा, कॉपी चाहिए नहीं होगी, तो का मतलब है नहीं, ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहले तो हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पास कर लो। सीसेट का सर आप बोल रहे हैं कि 31 जनवरी को टेस्ट है सर, मेरे को तो मैथ का नंबर सिस्टम भी नहीं आता। अरे कोई नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगा ना, जितना पढ़ाएगा उससे हो जाएंगे, इजी एजुकेशन दूंगा, उसमें क्या है, तो मैं तुम्हारे लिए टफ सेल दूंगा। 1 जनवरी से 30 30 जनवरी जनवरी तक तो सर पढ़ाऊंगा, पढ़ाएंगे ना। उसी से रिलेटेड रहेगा पेपर, उसमें क्या है, अपन ऑलरेडी मेरी क्लासेस पढ़ी है, सब कुछ है ही। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम 2026 में दोगी, ये जो बचे हैं ना, ये और मुर्गे जो बचे हुए हैं। चलो अब मैं पूछता हूँ एक एक से। प्रीति, प्रीति ऑप्शनल तुम्हारा कितना तैयार हुआ? ऑप्शनल का 112 लेक्चर हुए हैं। और अभी तो तुम सोचो क्लास ही देख रही हो। तुम कोर्स ज्वाइन कब की थी तुम? जुलाई में। नहीं, मेरा कोर्स कब ज्वाइन किए थे? आपका अभी तो शायद याद नहीं आ रहा है। शायद तुम नवंबर में की हो ना, नवंबर या अक्टूबर से मैंने क्लास है। तुम लोग कुछ याद है? मैं कुछ सब लोगों को कुछ बोला था, चलो कौन बताएगा? नगीना कुछ याद है? मैं कुछ बोला था 1 अक्टूबर को मैं क्लास लिया था, उसके बाद मैंने दोबारा उसके बाद एक और क्लास ली थी, मैंने कुछ बोला था, याद है नगीना? ऑप्शनल के टेस्ट के लिए बोला था। हाँ, वो कब से लूंगा? दिसंबर में। जनवरी से बोले थे आप। हाँ जनवरी से बोला था, निखिल को याद है? लास्ट दिसंबर को। लास्ट दिसंबर में, लास्ट जनवरी से दिसंबर मैं को। लूंगा। अब तुम लोग सोच लो, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, श्वेता तुम्हारा ऑप्शनल तैयार है? नहीं है, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। श्वेता नहीं है ना? अब देखो और मैं बताता हूँ, प्रीति अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, और मैंने तो क्या बोला था कि आप दिसंबर तक क्लासें तो देखने बात थी नहीं भाई, क्लास देख चुके होंगे, मुझे इतनी अपेक्षा है आप लोगों से। उसके बाद में नोट्स को 4-5 बार रिवीजन, उनके मॉडल आंसर 2013 से लेकर 2024 तक, ये काम बोला था, फिर जाके मैं तुम लोगों को फुल टेस्ट लूंगा। अब सोच लो तुम लोग, किसका तैयार है? किसी का नहीं तैयार है। निखिल तुम्हारा क्या तैयार है? कितनी क्लासेस देख ले हिंदी लिटरेचर के? सर 150 क्लास हो गई है, अभी 30 क्लास बची है। 30 क्लास चलिए, 6 क्लास ही तो बाकी होगी। 180 क्लास है। अरे 180 क्या, जो टेलीग्राम पे वायरल हुई थी वो तो 156 क्लासेज ही है ना। नहीं मेरे पास तो 180 है। अच्छा, आप दृष्टि से कोर्स लिए थे? नहीं लिया नहीं था, वही वाला है। अरे नहीं, वो 156 ही क्लास है, फिर वो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज मिली, वो मतलब रिपीटेड क्लास होगी। मुझे याद है जब से वो वायरल हुई है 2020 से, तब से 156 159 क्लास है वो इतनी। 156 ही है सर। हाँ 156 ही है वो। ठीक है, तो देखो ये भी क्लास देख रहे हैं, प्रीति क्लास देख रही है, श्वेता का पता नहीं है, अमित तुम्हारा बताओ, तुम्हारा ऑप्शनल कहाँ तक पहुँचा? मेरा ऑप्शनल लगभग 50% हुआ होगा सर, और लगभग 50% अभी बचे हैं सर। तो सोचो क्या हाल होगा तुम लोगों का। नगीना तुम्हारा कहाँ तक पहुँचा? सर मैंने ना क्लासेस करी हुई है, गड़बड़ पढ़ाई हुई है नोट्स, इसलिए मैंने ऑप्शनल को साइड करके मैं GS 1 2 3 4 पे काम कर रही थी तब से। अभी नहीं पढ़ा मैंने फिलहाल के 2 महीने। अच्छा, नूरी तुम्हारा?
सर मैंने ऑप्शनल पीडब्ल्यू से अरविंद सर से पढ़ा है, क्लास कंप्लीट है मेरी और नोट्स भी कंप्लीट है, रिवीजन कर। अच्छा, तुम हिंदी लिटरेचर उधर से पढ़ी हो? जी सर। चलो, बड़े तो अच्छी बात है। रिवीजन करो, उनका रिवीजन करके वो मॉडल आंसर बनाओ 2013 से लेके 2024 तक। जी सर। एटलीस्ट वो तो कर ही लो। अब देख लो, तुम लोगों की ये हाल है, सीसेट का काम याद नहीं रहता, ऑप्शनल कुछ अता पता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या सर जो मुझे लगती है ना, वो है मैनेज करने की। ये पढ़ो तो ये छूट जाता है, ये पढ़ो तो ये रह जाता है, पूरा दिन निकल जाता है सर। सीरियसली बोल रही हूँ मैं, ऐसा लगता है बस सुबह जगे और रात हो गई, ऐसा लगता है। सच में मेरे साथ भी ऐसा होता है। हाँ। चलो, मैं कुछ चीज़ बताता हूँ इसी चीज़ का समाधान। देखो, पहली बात जो मेरा है मानना है, देखो जो मैं इंडिविजुअली अगर अपनी फेलियर बताऊँ इतने सालों के, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो तुम लोग बता रहे हो ना कि हाँ ये एक सब्जेक्ट को टाइम दे पाते हैं, एक सब्जेक्ट को नहीं टाइम दे पाते हैं, तो पहली बात तो ये गड़बड़ी रहती है। ठीक है, अब जैसे कुछ कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, पहली चीज़, हर चीज़ की क्लास मत देखो, ये चीज़ याद रखना। जैसे अभी भी है ना, कभी कभी मेरे माइंड में आता है, कभी कभी जब पढ़ने का जोश जगता है तो मैं लगता है कि यार मैं ये क्लास देख लूँ, वो देख लूँ, कोई मतलब नहीं, टाइम ऑफ वेस्टेज है। हकीकत बता रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ, जैसे ध्यान से समझना। जैसे मैथ, तुम्हारे वर्ल्ड हिस्ट्री की कितनी क्लासेज हुई थी? 43 सर। 43 क्लासेज हुई थी, सोचो। 2.5 घंटे की एक क्लास और 1-2.5 से 3 घंटे की क्लास। एक कभी कभी 3-3.5 घंटे भी चले जाते थे एक क्लास में। एवरेज अपन एवरेज मान लेते हैं कि 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे की क्लासेज है, तो मान लो 192 129 130 घंटे हो गए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये मान के चलो कि इसके लिए इन्होंने नोट्स भी पढ़ा होगा, वो क्यों बुक देते हैं वो पढ़े होंगे लोग, वो किए होंगे, आंसर राइटिंग किया होगा, तो मतलब 200 घंटे मान के चलो। ठीक है, अब 200 घंटों में रियलिटी में मैंने आज जैसे देखा, पिछले 12 साल में ओनली वर्ल्ड हिस्ट्री के 14 क्वेश्चन आए हैं। तो पर ईयर अगर अपन एक क्वेश्चन का भी आइडिया लेके चले, सोचो तुम ओनली 10 नंबर के लिए इतने घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है, और वहीं देखना, इंडियन सोसाइटी क्लासेज होगी मैथ तुम्हारी? नहीं सर, इंडियन सोसाइटी की नहीं हुई अभी। पता है सर, इकोनॉमिक्स की क्लास करवा रहे हैं सर हमारे। वो तो पता है कैसे पढ़ाते हैं? 100 क्लास कर रहे हैं, करवाते हैं, वो सब पागल बना रहे हैं बच्चों को। बोला और बोल रहे हैं कि 6 महीने इकोनॉमिक्स में लगे। सर क्या? हाँ, ऋषि जैन सर, अच्छा 100 क्लास लेते हो? हाँ, 100 क्लास जाएगा वो। उसमें भी 30 मिनट तो खुद की तारीफ करते हैं पूरी क्लास में। 3 घंटे की क्लास ठीक करते हैं ऐसे बोल के। आत्मगुप्ता के शिकार है वो, है। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चों को बर्बाद है। अब इसका रीजन समझो। अब देखो, मैं बताता हूँ, इंडियन सोसाइटी रियलिटी में कोई भी कोचिंग है ना 30 क्लास से ज़्यादा नहीं लेती इसके। अब देखो कितना वो है, सिर्फ 12-13 जो क्लासेस और इसके में आज देखा क्वेश्चन 90 से लेके 110 नंबर के हर साल क्वेश्चन आते हैं, नंबर के। मतलब समझ रहे हो, आधा पेपर इसी से हो रहा है, और इसकी क्लास ली जा रही है 30 भी। और आधे से लोग तो ये भी नहीं पढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी पढ़ते नहीं है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक एनालिसिस नहीं करोगे आप, भाई कहाँ टाइम देना है कहाँ नहीं देना है, तो आप समझ जाओगे कि नहीं तो फिर वही बच्चा। हिस्ट्री का भी तो, मॉडर्न हिस्ट्री का और हिस्ट्री का भी तो इतना हो हल्ला मचा के रखते हैं कि ये जो 1 महीने लगाना है, इतना पढ़ना है, और जबकि क्वेश्चन देखो तो कितने कम आते हैं। हाँ, मुकाबले वही तो। 30-35 क्वेश्चन है ऑनलाइन। और उसके लिए मेरा मानना है कि modern मेंस के लिए अलग से history कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, पीटी की तैयारी होती है ना, उसी से हो जाता है। हाँ, उसी से हो जाता और है। सर इंडियन ज्योग्राफी के 67 लेक्चर्स लिए हैं सर ने। और 27 बैच में निपटा रखा है। और हमारा देख लेना 2 साल लगेंगे, 2 साल से भी ऊपर ही लगा देंगे। तो ये भी सब सारी चीज़ें हैं। आप देखो, सुनो बात, तो मेंस की मैं सिंपल सा बताता हूँ। देखो, मेरा मानना है कि खुद से काम करो,
जैसे वो काजल मेरे से, सर मुझे वो पीडीएफ भेज दो, वो पीडीएफ भेज दो, क्लास में नहीं आती है वो, सर विजन वाली भेज दो। अरे भाई उससे कुछ ही नहीं होगा, तुम क्वेश्चन उतार लोगे तुम्हारा माइंड नहीं चलेगा। जैसे आज ही मैंने सबसे पहले क्या किया, वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस लिखा सबसे पहले मैंने, ठीक है। तो फिर मेरे को आइडिया आया कि अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन छाटूंगा। तो फिर देखो ये खुद से करते हैं ना काम। अब चाहता तो मैं भी जाके विजन वाली बुक से जाके छाट के कर सकता था ना, पर मैंने क्यों किया। अब जैसे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन देखने लगा तो मैं सोचा कि अरे यार सभी सब्जेक्ट का कर लेता हूँ। तो फिर मैंने सारे पेपर खोले, फिर मैंने उसमें लिख दिया भाई अच्छा आर्ट एंड कल्चर से आया, ये मॉडर्न हिस्ट्री से आया, ये ज्योग्राफी से आया, इंडियन सोसाइटी से आया। तो मैंने देखा तो ये पता लगा अच्छा इतने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये अब यही होता है ना, तुम लोग जो स्पून फीडिंग करने सोचते हो ना कि हमें कोई ये दे दे ये दे दे, तो समझ लो कि तुम्हारी जो मौलिकता है वो ख़त्म हो रही है। तो जब फिर मैंने ये काम किया तो फिर मेरे को पता लगा कि अच्छा, फिर मैंने एक लिस्ट बनाया, पूरा प्रॉपर एक लिस्ट बनाया कि अच्छा ये है, इतने ईयर से इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने नंबर के क्वेश्चन आए हैं, सारा मैंने बनाया। अब उससे मेरे को क्या आइडिया लगा, अब ध्यान से समझो। तो तैयारी मैं फिर बता रहा हूँ, स्मार्ट वे से करोगे ना सिलेक्शन तभी होगा, नहीं तो फिर भूल जाओ, फिर वो पढ़ाई करते रहो, कोई मतलब है नहीं। अब ऐसे ही सर पेपर थर्ड में भी इकोनॉमी का इतना ओवरला रहता है ना कि 1 महीने लगा है, 1.5 लगा है, 1.5 महीने लगे हैं। उसमें भी इतना भारी भरकम है नहीं इकोनॉमी में। तो वही तो बात है ना, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। देखो तो सबसे पहले काम करना होता है, हाँ ये काम कर लो कि जैसे मान लो कि टॉपिक है, जैसे मान लो इंडियन सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी वाला हो गया। तो ये सब देखो 2013 से लेके 2024 तक देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे तुम्हें इंपॉर्टेंस पता लगे। जैसे मैंने आज GS1 का एनालिसिस किया, तो सबसे पहले मुझे भाई ध्यान देना चाहिए सबसे पहले इंडियन सोसाइटी पे, सबसे पहला काम होना चाहिए मेरा इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इससे मेरा आराम से 90 नंबर तैयार हो रहे हैं। ये सवेरा क्या लफड़ा चलता रहता है, ठीक है। तो मेरा 90 नंबर, और ये सबसे बड़ी बात है इंडियन सोसाइटी के लिए। और सबसे बड़ी बात है मार्केट में से कोई बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंटेंट भी कोई ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलेगा, कोई मार्केट में इंडियन सोसाइटी कोई बुक भी नहीं है जो UPSC के लिए तैयार हुई है। और सबसे ज़्यादा सर रिकॉर्ड तो हो रहा है ना ये, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हो रही है, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी का सबसे जो इम्पोर्टेंट है, तो मेरा मानना सबसे पहले अगर आप मेंस की तैयारी करो तो इंडियन सोसाइटी की तैयारी करो। तो इसके लिए मैंने नोट्स आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। धर्मेंद्र जाखड़ का जो कोर्स में लिया हूँ वो सारा दे दिया हूँ, पर मेरा मानना है कि जो उसका यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर लेना, ठीक है। परंतु अगर मेरे नोट्स का वेट कर, मेरा मानना है मेरे नोट्स का वेट मत करना, उधर से जितना सीखने को मिल जाए उधर कर लेना। फिर मैं तो अपने दूंगा ही, लास्ट में दूंगा, पर अभी नहीं। मेरे से बन चुके हैं इंडियन सोसाइटी, मेरा कंप्लीट नोट्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लो कि सिलेबस है, UPSC के जो सिलेबस देखोगे तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज है ना नोट्स बनाने उसके। तो वो ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। इंडियन सोसाइटी नीचे। अब देखो इसने ऐसा ही किया है, सबसे पहले तो मेरा वही मानना है, सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन जाके देखो, सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए एक तरीके से, तब जाके कोई तैयारी होती है UPSC की। तो पहले तो आप देख लेना 2013 से लेके जो क्वेश्चन आए हैं, 2013 से लेके 2024 तक क्वेश्चन देखो, तो उनको पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का। तो जैसे मैं भी एक पेज पे लिख रहा हूँ ऐसे। अब इसने क्या किया है, ऐसे टॉपिक वाइज कुछ नोट्स बनाने का प्रयास किया, पर इसका कंप्लीट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। पर फिर भी जो भी है यहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हो, मेरा माना, इसीलिए मैं एक रेफरेंस के तौर पे आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि खुद के भी नोट्स बनाओ। तो ऐसे तो इसने काम किया है, ऐसा नहीं जैसे देखो पर इसने डायरेक्ट वहाँ चला गया। अगर मैंने जैसे है ना पहले टॉपिक के मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, जैसे भारतीय समाज की मुख्य विशेषता और भारत की विविधता को लेके मैंने नोट्स बनाए। अब इसने डायरेक्ट ये बस इतना सा यहाँ पे लिखा, फिर डायरेक्ट यहाँ पे चला गया जाति व्यवस्था पे, ठीक है। तो ये जो भी है देख लेना, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं, पर तो मेरा माना कि इसी पे 100% इसी को बेस बना के नहीं बस हो गया कि मेरा तैयार। अब देखो यहीं पे इसने कंप्लीट कर दिया, ऐसे नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ।
फिर इसने भारत की विविधता को लेके बनाया है, ठीक है, थोड़ा बहुत लिखा है कि क्या है करके, ठीक है। पर मैंने इसके बाद में ये भी लिखा है कि इसके कारण क्या है, खतरे क्या है, इसने जैसे एक एक वर्ड में लिख के छोड़ दिया है। सर ये ऐसे है ना जैसे क्लासेस ले चुके हैं और कोई रिवीजन किसी को करना होता है। हाँ वो उसके लिए है, पर मेरे नोट्स पढ़ोगे तो डिटेल में है थोड़ा वो, ठीक है, आपको अच्छे से मिलेंगे। अभी इसने बस थोड़ा बहुत किया है, अभी देखो इतना ही, ठीक है। परंतु ये है कि मैं आप लोगों को रेफरेंस के तौर पर दे दूंगा ये नोट्स, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात। पर मेरा मानना है कि खुद से काम करना, जितना खुद से, जैसे जैसे निखिल है, उसने अगर क्लास अपने किया है इंडियन सोसाइटी के, तो पहले वहाँ से अपना पॉइंट बनाना, फिर यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए तो उसको लिख लो। ऐसे करना होता है तैयारी, ऐसा नहीं है कि अब मैंने देखा ना, जब मैं अब जब मैथ्स लिख रहा तो बहुत सारे बच्चे बस धर्मेंद्र जाखड़ का नोट्स पढ़ रहे थे, भाई उससे फ़ायदा नहीं है। अब इस बंदे ने जब ये नोट्स बनाया होगा ना, तो इसने पूरा बुक पढ़ा होगा भाई, तब जाके बनाया है नोट्स। अरे आप सोच रहे हो कि मैं इसका फ़ायदा ऐसे उठा लूँ? सर क्लास 11th की एनसीईआरटी और 12th की बहुत अच्छी है इसके लिए, सोसाइटी हाँ, के लिए। 12th इंडियन सोसाइटी 12th पढ़ना ही हाँ चाहिए, ठीक है। 12th वाले पढ़नी चाहिए, 11th नहीं, 11th सोशियोलॉजी ऑप्शनल वालों के लिए है वो, ठीक है। जो भी है, परंतु मेरा मानना, जैसे आप कह रहे, देखो ये क्वेश्चन आया ही था भारतीय धर्मनिरपेक्षता, ये पहले भी आया, जो मैंने अभी डाला भी था आज। अब देखो ये तुम 5 पॉइंट छाप के आ जाओगे ना, नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे कुछ कुछ फ़ायदा भी है इन नोट्सों का, ऐसा नहीं है, अच्छा है, मतलब ये है। पर इसी को फुल 100% तैयारी मत मानना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मेंस सारे नोट्स मैं आप लोगों को दे दिया हूँ, ठीक है, कंप्लीट दे दिया हूँ, GS1 से लेके GS4 तक, ठीक। तो ये हो गया पहली बात। पर मैं फिर बता रहा हूँ, इसको 100% मान के तैयारी मत करना, खुद का दिमाग ज़रूर लगाना। तो ये देखो, तो सबसे पहले तो ये काम कर लेना जो मैंने बताया, कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज देखो कितने नंबर के आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीट, ये भी आपको आइडिया लग जाएगा जब वो पेपर का एनालिसिस करोगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला काम करना है, टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं आपको। तो इधर में जाकर नोट्स में दे दिया हूँ, इसका हेल्प लेना हो तो ले लेना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे नोट्स दूंगा, परंतु अभी रुक जाओ, उसका जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं जैसे कंप्लीट करते जाऊँगा वैसे देते जाऊँगा मैं। वो कंप्लीट है ऑलरेडी, पर एक बार मैं थोड़ा फाइनल कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको, पर मेरा मानना, जब तक इसका यूज़ करो और कुछ टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद में सेकंड काम जो आपको करना है, मॉडल आंसर बनाने का काम कर लेना। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, तुम लोग कर नहीं रहे हो ना, अपन पछताओगे, मैं फिर बता रहा हूँ बाद में। मॉडल आंसर ज़रूर बनाओ, बहुत हेल्प मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मेंस क्लियर करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, तो ये दोनों काम है ना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज बाद की बात है, मेरा तो माना टेस्ट सीरीज दो ही मत, पर ये काम अगर कर लिए तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। तभी तुम्हें दोनों काम कर लोगे ना, तो तुम यूपीएससी के आंसर लिखने लायक तैयार हो जाओगे। फिर तुम यूपीएससी के डायरेक्ट अगर पेपर में जाके, बस हाँ ये कि जो टेस्ट है जो इसलिए इस पर्पज से देनी चाहिए कि मैं 3 घंटे में क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, तो इसी को ही जो है यूपीएससी के PYQ के बार बार लिख लो, कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट सीरीज देने की भी, ज्वाइन करने की। फिर वो ये पैसे बिगाड़ना तो बिगाड़ लेना, उसको वो आपका वो इंडिविजुअल रहेगा। तो ऐसे करके GS1 से लेके GS4 तक ये काम कर लेना, ठीक है। इथिक्स की केस स्टडी पे वो सब जो है कंबाइन करके जो है PYQ जो मॉडल आंसर बनाओगे तो कैसे बनाओगे। तो एक तो काम रहेगा आपके पास, दृष्टि वाली बुक हो गई, दूसरी बुक ओनली आइस वाला मैंने भेजा ही था, ठीक है। तीसरा धर्मेंद्र जाखड़ का, इसका मैं भेजूँगा क्योंकि इसका कोर्स में लिया हूँ, तो उसमें जो मॉडल आंसर बनाया वो मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो इन तीनों को कंबाइन करके ना फिर खुद का एक मॉडल आंसर बनाना, तब जाके फ़ायदा है। ऐसा नहीं फिर डायरेक्ट कोई दृष्टि की बुक सर पढ़ रहा है। पहले तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हाँ, ना, पहले 2-3 तीनों बार। पढ़ लेना। अरे नहीं, 2-3 बार कोई नहीं, एक बार पढ़ो, इसके कॉमन अच्छे से पॉइंट बना के छाट के खुद का बनाओ मॉडल आंसर। सर ऐसे तो ये एक क्वेश्चन में ही बहुत टाइम लगेगा। तो लगेगा तो भाई, मेहनत तो लगेगी ना, पर ये तो सोचो ना, तुम फालतू की मेहनत से बच जाओगे। कम से मार्केट में लोग कितने 30-30 35-35 टेस्ट लिख रहे हैं, उनसे तो बच जाओगे। क्या ही ज़रूरत है, कोई टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों को पढ़ो, फिर खुद का एक मॉडल आंसर बनाओ, तब जाके एक अच्छी तैयारी होगी। तो ये GS1 से लेकर GS4 ऐसे कर लेना सर। हम्म। जैसे कि सर क्वेश्चंस की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाती है सर, ठीक है। आपने कहा था कि टॉपिक वाइज चूज करके बना लो, तो वो टॉपिक वाइज चूज, जैसे कि अनअकैडमी वाला वो बना हुआ है ना सर, तो
तो उसको करने पे भी बहुत क्वेश्चंस हो जा रहे हैं सर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। और मैंने सोचा था इसको शॉर्ट वे में लिखने का, कि जैसे अपना परिचय लिख दिया, निष्कर्ष लिख दिया, ये तो कॉमन सी चीज है, ये खुद से भी लिखा जा सकता है। लेकिन मुख्य बिंदु के लिए मैंने क्या किया सर, जैसे कि ओनली आईएएस वाले आपने भेजे हैं सर, ठीक है, दृष्टि वाले का तो अभी तक मुझे नहीं मिला है, लेकिन ओनली आईएएस का मुझे मिला है। तो ओनली आईएएस में मुख्य बिंदु में जैसे कि मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट और उदाहरण, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने 15 पॉइंट दिए हैं या 17 पॉइंट दिए हैं, तो उन पॉइंटों को केवल मैंने अभी कॉपी पे लिखना शुरू किया है सर, ठीक है। और YouTube का सहारा लिया है सर, YouTube से जैसे विजन वाले ने कराया है सर, या फिर और किसी ने कराया है, तो वहां से मैं कुछ जो पॉइंट वहां मिलते हैं, मैं उन केवल पॉइंटों को अभी लिख रहा हूँ सर। और ऐसा करने में सर 3 से 4 पेज, 3 पेजेस बहुत मुश्किल से लग रहे हैं सर। 3 पेजेस में ये कर लेता हूँ, और बाकी इसका मैंने ना जैसे कि मेन पॉइंट लिखा, मुख्य बिंदु लिखा, और उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, वो केवल मैं पढ़ लेता हूँ सर, ठीक है। और ये कर रहा हूँ सर, ये कहाँ तक सही है? तुम देखो, सुनो इधर। अब जैसे मान लो, ध्यान से समझना, यही केस स्टडी है ना, अगर 2024 में ही यही केस स्टडी है। अब मैं बताता हूँ इसका, जैसे मैं अपना मॉडल आंसर बनाऊंगा खुद का, तो मैं क्या करूँगा। अब देखो, उपरोक्त केस अध्ययन में आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीच संतुलन जैसे मतलब चर्चा की गई। अब ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब मैं ओनली आईएएस में मान लो जाके पढ़ूंगा, उसने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है, दृष्टि वालों ने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है, जो मुझे उसमें सबसे अच्छा लगेगा उसका मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा। समझ में आया? पहली बात तो सबका नहीं लिखना है, जो सबसे अच्छा वो लिखो। फिर बात आती है हितधारक की। हितधारक इसने क्या लिखा है, आइडेंटिफाई किया है, और कोई मान लो ओनली आईएएस वालों में कुछ मिल रहा तो एक आध वो भी एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसी में जुड़ गया, हो गया काम, ठीक है। अब आगे बढ़ो। नैतिक दुविधा क्या है, इसने जो लिखा है, ठीक है, उसके अलावा अगर ओनली आईएएस वालों ने कुछ लिखा है, दृष्टि वालों ने कुछ लिखा है, वो ऐड कर दो। इससे क्या होगा ना, तुम केस स्टडी सोल्व करना सीख जाओगे, जीएस के आंसर सोल्व करना लिख जाओगे। अब आती है भाई उपरोक्त चुनौती और मेरी प्रतिक्रिया। तो इसमें सबके अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, हो सकता है ओनली आईएएस वालों का रहे, दृष्टि वाला कुछ अलग ही रहे। अब आपको चूज करना है सबसे बेहतर कौन सा है, ये चीज़ याद रखना। तो ऐसे करोगे ना, तो ऐसे करके तुम्हारे पास एक अच्छा, इससे दूसरी बात क्या है, तुम 3 मॉडल आंसर पढ़ोगे तो भाई तुम्हारी जो, जैसे मान लो कि, फिर मेरा मानना है कि केस स्टडी आप लोगों ने ऐसे सोल्व कर लिया है ना, तो आप, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, ओनली डायरेक्ट यूपीएससी में जाके सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं होगी। तो आप सीख जाओगे, अच्छा ये करना होता है, ये करना होता है, तो ये चीज़ समझो बात। तो ऐसे करके जीएस का भी जब मान लो कि आंसर लिखना सीख गए ना तुम लोग, तो जीएस का जैसे मान लो कि अब की बार आया था अमेरिका की जो है धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता वाला, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आओगे तो वो पॉइंट याद रहेंगे आपको लिखे हुए, और सब कुछ नहीं लिखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही लिखना है। अब जैसे बहुत बार क्या करोगे, जब देख के बनाओगे, तरह मैं इसमें फ्लो चार्ट बना सकता हूँ, इसमें मैं ट्री डायग्राम बना सकता हूँ, वो आपको सोचना। मैं यहाँ पे देखो, इसने इन तीनों ने मान लो इसमें मैप नहीं बनाया, मैं मैप बना सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उनको कॉपी पेस्ट ही करना है, खुद का भी दिमाग लगाना है। अरे मेरे नोट्स में ये एक्स्ट्रा पॉइंट है तो मैं इसको यूज़ क्यों ना करूँ, इनकी बातें मैं क्यों लिखूँ, मेरे पास अच्छे पॉइंट है इसके लिए, तो वो करना है, तब जाके बनता है। ये मेहनत का काम है, परंतु भाई ये यूपीएससी निकालना तो ये इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखो, अच्छी रैंक चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, वो करना ही पड़ेगा सर। जैसे कि पेपर 3 में 20 क्वेश्चन हैं, तो 10 साल के अगर मैं करूंगा तो 200 प्रश्न ऐसे नहीं होता है, 200 कुछ ही नहीं होता। मैं बता रहा हूँ उसका तरीका, मैं पहले भी बताया हूँ कितनी बार। मैंने क्या बोला, टॉपिक वाइज लो। जैसे मान लो कि ये मैं लेता हूँ क्षेत्रवाद है सर, एग्रीकल्चर में क्षेत्रवाद वाला लेता हूँ, तो मैं पहले ही भाई ये देखूंगा कि 2013 से लेके 2014 तक कितने, 24 तक कितने क्वेश्चन आए हैं। अब मान लो इसके, मान लो कि 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब तुम 4 का अलग अलग मॉडल आंसर से ही बनाओगे, गलत। आपको क्या करना है, उसमें देखो कि आइडेंटिफाई, जैसे कई बार ये पूछ लेता है क्षेत्रवाद के कारण क्या है, ठीक है। कई बार पूछ रहा है इसका समाधान बताओ, ठीक है, कि कई बार पूछ ले समस्या क्या है। तो अब मैं एक ही मॉडल आंसर बनाऊंगा, एक बढ़िया से इंट्रोडक्शन, कोई बढ़िया सी डेफिनेशन चूज कर लिया, या अगर और कोई बढ़िया सा तरीका है तो मैं और लगा कि भाई इंट्रोडक्शन इससे भी शुरू किया जा सकता है डाटा से। उसके बाद में मैं पहले क्वेश्चन में पूछा था कारण, तो मैं उसको कारण जो है तीनों में से देख के लिख लूँगा, ठीक है। समाधान जो है मैं तीनों में देख के लिख लूँगा, चुनौती है वो तीनों में देख के लिख लूँगा, खत्म। फिर एक अच्छा सा निष्कर्ष हो गया। तो मेरा 4 मॉडल आंसर कहाँ बने, एक ही बना। अब जब आप इस तरीके से करोगे तो मान लो कि 20 × 4 80 क्वेश्चन होते हैं, मान लो एक पेपर में, है ना, एक साल का, तो लगभग कितने, 12 960 है ना। तो ये मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, आप लोगों को रिपीटेड होते हैं बहुत सारी चीज़ें,
तो 960 में मेरा मानना है कि लगभग 400 के 500 मान लो, इससे ज़्यादा तो आपको मॉडल आंसर नहीं बनाना है, नहीं बनता। इथिक्स में तो मैंने देखा, मैंने बनाया 10-10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही सेम क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन, तो कहाँ लग रहा टाइम? अपन बनाओगे तब ना वो, अपन वो उससे पहले भाई आप लोगों की कमांड होनी चाहिए भाई, 2013 से लेकर 2024 से कौन कौन से क्वेश्चन आए और मैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ रिपीट हो रहा है, क्या है वो, तब समझ में आएगी, तब जाके बनाओगे। ऐसे नहीं डायरेक्ट लग गए तुम लोग, ऐसे नहीं होता है। अब इसके बाद दूसरी बात आती है ऑप्शनल का। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑप्शनल का भी ऐसे काम करो। तो सबसे बेस्ट क्या है ऑप्शनल का? पहले जैसे मान लो सोशियोलॉजी में बताओ या कोई भी है, चैप्टर 1 है, इसके चैप्टर 1 के पहले सिलेबस लिखो, फिर उसके जितने भी सारे क्वेश्चन आए 2023 से वो पहले क्वेश्चन लिखो, ऐसे करके हर चैप्टर का बनाओ, फिर उसमें देखना रिपीट होता है। ऑप्शनल में तो बहुत ज़्यादा 60 to 70% पेपर रिपीट होता है। ये हर ऑप्शनल की मैं गारंटी ले रहा हूँ, हर ऑप्शनल रिपीट होता है। तो अलग अलग का आंसर बनाने मत बैठो, एक साथ बनाओ टॉपिक वाइज, वो करना ही पड़ेगा। अब देखो पहली बात, अगर मान लो आप लोग ये काम नहीं करोगे, मान लिया आपने टॉपिक वाइज नोट्स भी नहीं बनाए, तो आप क्या करोगे? जैसे पीटी निकल गया मान लो, तो फिर आप सोचोगे हम पढ़ूं कहाँ से? ऐसे कि सोचोगे यार मैं ऐसे क्लास देख लेता हूँ। क्लास देखोगे कितने टाइम लगेगा? अगर विका देवी की क्लास देखोगे तो 2.5 मतलब 3 घंटे का एवरेज मान के चलो, मतलब 13 क्वेश्चन 40 घंटे, उसको पचा पाओगे, उसके कुछ अकॉर्डिंग कर पाओगे जब तक तो गया। इसका मतलब समझो 10 घंटे पढ़ोगे तब जाके 4 दिन, 10 घंटे तो पढ़ भी नहीं पाओगे, 8 घंटे मान के चलो, ठीक है। तो ये मान के चलो 6 से 7 दिन तो तुम्हारे गए, 70 दिन तुम्हारे पास है ही। क्या तुम ऐसे को इतना दिन दे सकते हो? नहीं दे पाओगे। ऑप्शनल फिर कब पढ़ोगे? ऑप्शनल तो सबसे बड़ा वो होता है, तो टाइम मिलेगा ही नहीं। फिर बात आएगी आंसर राइटिंग, वो आंसर राइटिंग कैसे करोगे? तो अगर जो मैं ये बोल रहा हूँ ये समाधान, अगर ये अभी कर लोगे ना तो आंसर राइटिंग की दुविधा से दूर हो जाओगे। अब मेरा गारंटी है कि अगर जिसने ये पीटी से पहले काम कर लिया वो डायरेक्ट मेंस भी लिख लेगा ना, मान लो 70 दिन कुछ भी नहीं पड़ेगा, जाके मेंस भी लिख लेगा ना, पास हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ, जिसने ये काम कर लिया उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, वो बिना पढ़े भी जाएगा ना तब भी वो कर लेगा। तो पीटी के मेरा मानना है कि पीटी जैसे ही होने के बाद अगर आप मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तुम लोग काम कर रहे हो, पर मुझे पता तुम लोग नहीं करते, फिर बाद में चिल्लाओगे। चिल्लाने इन सेंस क्या है, लास्ट बैच है मेरी तरफ से, फिर तुम लोग जो भी करो। सर मुझे टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सर, तब मैं उसे तेजी से कर पाऊंगा सर। अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपने अगर दे दिए मुझे, अच्छा तो मैं अच्छा, तो खुद से कौन करेगा? ढूंढ के हर जगह से अभी मैं कर इधर आ, लूंगा। तेरे को उठा के फेंकता हूँ यहाँ से मैं। सर क्या बात करे भाई, खुद से करो ये काम, इतना सा कॉमन सेंस मैंने नहीं कोशिश है। किया था, मैंने कोशिश किया था तो सर, करो भाई, ये बहुत तो करना टाइम ही जा रहा है पड़ेगा, सर। तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे भाई? जब क्वेश्चन देखते हो तो दिमाग चलता है। मेरा क्या हो, तो फिर तुम्हें अनअकैडमी वाला तो दिया ही हो ना, कर लो वहाँ से। तुम लोगों को अगर वही लगता है तो कर लो, वही सारा लगता है तो वो तो दिया ही हूँ मैं उसमें क्या कोई नया क्वेश्चन से बना दूँ? वो तो अनअकैडमी वालों ने दिया ही है ना। है तो श्री वो बुक कहाँ पे है? और कल परसों तो भेजा था। हाँ जी, व्हाट्सएप पे भेजे थे सर आप। देखो इसमें है, हाँ ये रहा। तो इसमें तो है, तुम मेरे से क्या मांग रहे हो? इसमें सारा काम तो दिया ही है। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? क्वेश्चंस तो देखिए इनके कितने हैं, मैंने तो देखा है। तो उससे क्या है? तो मैं कोई नए मैं कहाँ से क्वेश्चन नया बना दूंगा, ये बताओ मुझे। तुम लोग है ना मेहनत करना नहीं चाहते हो, ऐसे इसलिए होता है। डाउनलोड होने में दिक्कत क्यों हो रही है? नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? तो रुको, डाउनलोड भी आपने कल ही व्हाट्सएप पे तो भेजा है सर। हाँ, तो उधर से व्हाट्सअप खुलेगा, ये तो यहाँ से डाउनलोड करके तो भेजा था मैं। ठीक है, जो भी है यहाँ तो दिया ही है, तो मेरे से क्या मांग रहे हो तुम? ठीक है,
तो पहले बता रहे ऐसे में क्या काम उन्होंने कर, सर उन्होंने ऐसा नहीं दिया है सर, जैसा आप बता रहे हैं। तो वो तो खुद जैसे से कि करो, क्षेत्रवाद वाला है तो एक पे कर दिया, तो खुद से करो और ना, वो इस तो खुद से तरीके से। करो। नहीं दिया तो इसका मतलब ये सही है, खुद से करो। ठीक है, छोड़ो वो जो भी है XYZ। एसी का क्या करना है, जो जितने सालों के टॉपिक आए 2013 से लेके 2024, जैसे मान लो टॉपिक है ये, तो टॉपिक का ये देखो, जैसे मैं हिस्ट्री में इसमें क्या लिख सकता हूँ, पूरा मेंस का सिलेबस के अकॉर्डिंग सोचो, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इंडियन सोसाइटी से इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ क्या, ज्योग्राफी में कुछ लिख सकता हूँ क्या। ऐसे हर टॉपिक पे काम करना पड़ेगा 2013 से लेके 2024 तक, तब जाके ऐसे में आपके 130 140 प्लस नंबर आएंगे, नहीं तो भूल जाओ फिर। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जब तक ये काम नहीं करोगे एक एक टॉपिक पे, जब तक आपका माइंड ओपन नहीं होगा कि इसमें मैं सोशल जस्टिस से कुछ लिख सकता हूँ, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ लिख सकता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ लिख सकता हूँ, जब तक हर टॉपिक के बारे में आपका ऐसा एनालिसिस नहीं होगा तो भूल जाओ। तो ये रही पूरा वो है कि प्लान किस तरीके से क्या करना है। अब देखो ऑप्शनल में तो मैं भाई क्या ही मदद कर पाऊंगा तुम लोगों की, वो भगवान भरोसे तुम लोग जानो। पर जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तुम लोग मान लो ये काम नहीं कर पाए, पहला काम नोट्स बनाने का, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया हूँ, जिसकी फुल फीस सबमिट है उसको मिल चुका है। ठीक है, तो मैं नोट जैसे दर में जाकर के जो भी है मैंने ख़रीद के दे दिए हैं, ताकि आप लोगों को डिले ना हो। पहला काम मॉडल आंसर वाला तो मैं आपको भेज ही चुका हूँ, उसका ओनली आई इसका है ही, इसका धर्मेंद्र जाखड़ का भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो GS 1 से लेके GS 4 तक का ये काम आपको हो चुका है, ऐसे का भी हो चुका है, ऐसे के भी बुक में भेज दिया हूँ उसकी, धर्मेंद्र जाखड़ का 2024 वाला अपडेट करके है उसमें। एक तो ये काम हो गया। ठीक है, दूसरा काम जो मैं कब करते जा रहा हूँ वो मैं आपको भेजते जाऊँगा। जैसे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे मेरा लगभग नोट्स तैयार है, तो ऐसे करके मेरे नोट्स आपको PT से पहले मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी है। PT से पहले आपको मेरे टॉपिक वाइज नोट्स सारे मिल जाएंगे, क्योंकि भाई मुझे भी मेंस देना ही है आपकी बार, तो आपको PT से पहले मिल जाएंगे सारे नोट्स मेरे। मॉडल आंसर मेरे खुद के जो बनाए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे PT से पहले, ये मैं दे दूँगा, पर टाइम लगेगा, पर होगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जब तक भाई खुद से बनाने हैं तो वो इसकी हेल्प लेके बना लो फटाफट। ठीक है, मेरा इंतज़ार करोगे तो फिर तो भूल ही जाओ, फिर तो इस साल मेंस नहीं लिखने वाले तुम लोग। तो ये जो दोनों जब काम करोगे तो मेरी तरफ से आपको हेल्प मिल जाएगी, फिर पढ़ लेना। पर ये है कि मैं साथ के साथ देते जाऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं वो करूँ। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री मेरे नोट्स तैयार है, पर एक बार मैं जैसे क्वेश्चन तैयार कर ही लिया हूँ, आज वो हो गया लगभग काम। ठीक है, तो फिर मैं उसका मॉडल आंसर बना के भी साथ के साथ देते जाऊँगा। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे पहले कंप्लीट करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, फिर इंडियन सोसाइटी करना, वो नोट्स तैयार है इंडियन सोसाइटी के, पूरा कंप्लीट मेरा पढ़ा हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी में नोट्स दे दिया था तुम लोगों को, ऐसे मैं देते जाऊँगा, वो हो जाएगा, मुझे पता ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। IR का मेरा नोट्स रेडी है। ठीक है, सोशल जस्टिस का नोट्स मेरा रेडी है, इकोनॉमी का कंप्लीट मेरा नोट्स रेडी है। ठीक है, और बचा क्या इधर GS 1 में तो मेरा मानना है, देखो ज्योग्राफी के लिए तो मेरा पर्सनली ये मानना है, ज्योग्राफी के लिए ओनली NCERT पढ़ो 6 to 12, PT प्लस मेंस दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मैं कुछ अलग से स्पेशल नोट्स दे पाऊँगा, इसका मैं। गवर्नेंस। ठीक है, रुको, आर्ट एंड कल्चर का जो रहा, तो मेरा मानना है उसके लिए आप, उसके लिए जैसे धर्मेंद्र जाखड़ नोट दिया हूँ तो मैं बोलूँगा उसी को यूज़ कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसमें से मुझे कुछ अलग से भराना चाहिए। वो मैं जो नोट दिया हूँ वो यूज़ कर लेना धर्मेंद्र जाखड़ के आर्ट एंड कल्चर के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं दूंगा नोट्स, वकील मूर्ति की एक बुक है उस पर मैं कुछ काम करके मैं दूंगा, तो वो हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी मैं कुछ नोट दे दूंगा आप लोगों को, शायद मेरे पास है, हाँ वो दे दूंगा। या PIQ मॉडल आंसर बना लोगे उससे भी हो जाएगा, कोई वो इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये GS 1 कंप्लीट हो गया। GS 2 में पॉलिटी के नोट्स जो धर्मेंद्र जाखड़ के वो यूज़ करना डायरेक्ट, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ नया बनाने की जरूरत है, वो डायरेक्ट यूज़ करना, मैं भेज दिया हूँ ग्रुप में। गवर्नेंस के मेरे नोट्स तैयार हैं, और धर्मेंद्र जाखड़ के नोट्स दोनों पढ़ लेना, मोर देन इनफ, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगी। सोशल जस्टिस के भी मेरे और उनके दोनों के नोट्स पढ़ लेना, मोर देन इनफ है। IR का भी, IR शायद अभी उन्होंने दिया नहीं है,
जब भी देगा तो मैं भेज दूंगा आप लोगों को, मेरे उनके नोट्स पढ़ लेना, मुझे नहीं ना पे। GH3 में इकोनॉमी का कंप्लीट है मेरा, साइंस टेक का भी कंप्लीट है, इन्वायरमेंट का भी कंप्लीट है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी कंप्लीट है। इथिक्स की जो रही बात, ऐसे कंप्लीट है मेरे नोट्स पर। मैंने थोड़ा ज़्यादा बल्कि हो जाएगा तो मैं थोड़ा उसको थोड़ा रिड्यूस करके दूंगा आप लोगों को। थोड़ा 15वीं जाकड़ का तो है ही आपके पास, पर मेरे मानना ज़्यादा फ़ायदेमंद है नहीं होगा, उसको डायरेक्ट पढ़ोगे तो आप इतना फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। सबसे मेन जो है इथिक्स में, जो सबसे ज़्यादा मेन है PYQ, उसका मैं नोट्स दे दूंगा आपको। तो देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, एक चीज़ काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट ये फरवरी तक ये काम कंप्लीट कर लो, करना पड़ेगा। मैं ऑप्शनल, अब तुम लोगों ऑप्शनल ही तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, अब बताओ किसको क्या दिक्कत है। नगीना कहाँ भाग गई? चलो प्रीति बताओ तुम्हारी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। प्रीति सो गई क्या? चलो निखिल तुम बताओ। जी सर। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी साइड से? देखो तुम PYQ वाली क्लास भी नहीं देखे हो ना निखिल अभी? देख रहा हूँ सर। उसको देखो, उसको खत्म कर दूंगा, 5 बार बोलेगा 5 बार खत्म होगा। हाँ वो PT तभी निकलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जब तक वो दिमाग में नहीं जाएगा ना PT निकलना मुश्किल है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। वो मेरे पिछले 7-8 सालों की मेहनत है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रोसेस सीख गए ना तो PT बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ये मैं गारंटी साथ दे बता रहा हूँ। वो सीखना ही पड़ेगा। और कोई भी देख नहीं रहा हूँ मैं, वो सब YT स्टूडियो से पता लगा लेता हूँ कौन क्या क्लास देख रहा है, मुझे आइडिया लग जाता है। तुम लोग क्या देख रहे हो क्या नहीं देखते हो सब पता लग जाता है मेरे को। मैं फिर बार बता रहा हूँ, PT के लिए वो क्लासेस देखो। सर एक क्वेश्चन ये था सर, जैसे मैंने इकोनॉमी के नोट्स बनाए हैं तो जो सर ने वो जो वही पढ़ो सर मॉडल आंसर के फॉर्म में ही उन्होंने बनाया, जैसे PYQs को उन्होंने सेंटर में रख के तब बनाए हैं नोट्स। जैसे कि सर जो गरीबी का चैप्टर है, तो गरीबी से जैसे क्वेश्चन आ गया कि क्या कारण है क्या समाधान है, वो सारा उन्होंने ऐसे लिखवाया है। हाँ तो उसके तो मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाने की जरूरत है ना। मॉडल आंसर में देख लो, बस पढ़ लो। जैसे मान लो पॉवर्टी का टॉपिक है, पढ़ लेती हूँ, जैसे ओनली IAS वाली है, इनमें से देख लेती हूँ। पढ़ना नहीं है उनको एक बार पढ़ के साइड में करो, उनको बार बार रटना है क्या? सर जो पॉइंट मेरे नोट्स में नहीं है उसमें है, वो ऐड ऑन हाँ वो अपने नोट्स में ऐड ऑन करो और फिर ऐसे ख़त्म करो। करना है। हाँ वो करना ही, और क्या है। ठीक है सर। तो सबसे पहले भाई सब लोग जो है ऑप्शनल, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऑप्शनल करो, पढ़ा करो डेली। अरे हाँ वो एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया। तो एक चीज़ याद रखना कि जैसे वो नगीना बता रही थी कि सर एक सब्जेक्ट छूटता है, एक पढ़ते हैं, ऐसा होता है। तो मेरा माना, जितने मैंने सक्सेस लोगों को मैंने आज तक देखा है बनते हुए, वो मेरी भी कमजोरी, मैं भी ऐसा नहीं कर पाता। देखो सबका अलग अलग होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो मेरा माना है कि शेड्यूल बनाओ। जैसे मान लो कि पर डे में अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरा मानना चाहिए कि जितना ऑप्शनल के मार्क्स, जैसे अभी मैं बताता हूँ एक क्या तरीका होता है, अगर उसको मैनेज कर सकते हो आप लोग, पर वो फॉलो करना होता है। देखो बात बताने से तो क्या है, दुनिया ही बताती है, मैं भी बता ही देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे मान लो देखो 1750 नंबर के मार्क्स होते हैं पूरा, जिसमें से 500 मार्क्स जो है आपका ऑप्शनल का होता है, 500 इथिक्स ऐसे का होता है, ठीक है। 750 आपके GS 1 to 3 होता है। तो मेरा ही मानना है कि जैसे मान लो अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, तो ये मान लेते हैं PT का भी एक अपना, PT कितना हो गया, 400 नंबर का हो गया, CCT और दोनों मिला के, ठीक है। अब इसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है। तो मेरा मानना है दिन के अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये मतलब टोटली मान लो कि ये भी 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया, तो 4 घंटे आपको इधर देने हैं। 4 घंटे में से 2 घंटे आप डेली ऑप्शनल को दो, 2 घंटे आप इथिक्स ऐसे को दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में देखो
GS 1 से लेके GS 3 तक PT प्लस मेंस दोनों का मिक्स ही सिलेबस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप इसमें ये कर सकते हो 4 घंटे में से 1 घंटा अपना जो जैसे मान लो कि इंटरनल सेक्रेटरी वर्ल्ड है उनको दे लो, 3 घंटे अपना जो है जो PT प्लस मेंस का सिलेबस है उसको मिक्स करके दे लो। तो एक तरीका यही है कि आप डेली इससे क्या होगा, जैसे आप मतलब दिक्कत कहाँ आती है, अपन सोचते हैं एक ही दिन में पूरा ऑप्शनल पढ़ लो, ऐसे नहीं होता। अब जैसे 2 घंटे मेरा ये मानना कि एक चैप्टर जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले को अगर पढ़ना चाहे तो अगर ओनली नोट्स से रिवीजन करे तो 2 घंटे में मेरा आराम से मानना है कि एक चैप्टर तो आराम से रिवीजन कर सकते हो। तो मान लो कि जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल में 25 चैप्टर है तो 25 दिन में तुम्हारा पूरा रिवीजन हो गया। सोचो अभी भी लगभग तुम्हारे पास 150 दिन है, तो लगभग मान के चलो 5 से 6 बार रिवीजन हो जाएगा। इथिक्स ऐसे ऑप्शनल सब अगर आप 2-2 घंटे भी पढ़ते हो तो सोचो आराम से हो जाएगा। GS 1 से लेकर 3 तक हो जाएगा 5-6 बार रिवीजन, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। PYQ या फिर ये PYQ या फिर सर उनके क्लास? अरे नोट्स मैं बता रहा हूँ, नोट टॉपिक वाइज नोट्स होते हैं उनके रिवीजन। अब जैसे मान लो कि 25 दिन भी नहीं लगेगा, अगर जैसे मान लो जैसे मान लो कि सोशल उसमें अगर आप पढ़ोगे एक चैप्टर पढ़ने में मैक्सिमम जो मेरे नोट्स है उसको मैक्सिमम किसी भी चैप्टर में आधा घंटे ज़्यादा नहीं लगता है। कुछ एक आध चैप्टर होगा जो बहुत बड़े बड़े हैं, फिर मान लो 1 घंटा आपने पढ़ा, ठीक है, अरे 1 घंटा अपना मॉडल आंसर बना लो, ख़त्म बात, कोई दिक्कत नहीं। तुम 3 ही बनाओ, करो तो सीधी बनो डेली काम, तब करोगे तब पता लगेगा। इधर जो है डेली एक मॉडल आंसर बना लो, एक ऐसे पे काम कर लो डेली, एक इथिक्स के उस पर क्वेश्चन पे काम कर लो, एक ऐसी स्टडी पे काम कर लो, करो तो सिर्फ डेली रूटीन में लाओ ना, तब जाके चीज़ें होगी ना। जब वो लाओगे नहीं तो करोगे नहीं तो क्या होगा। तो मेरा माना जैसे यही रहता है। अब देखो किसी का ये मान लो ये मेथड होता है। अब जैसे मैं कभी इसको प्रिपेयर नहीं किया हूँ ना, पता नहीं होता भाई मेरे से, मैंने खूब बार सोचा परंतु नहीं होता फॉलो। पर मेरा ये रहता है कि जैसे मान लो मतलब वो भी नहीं होता है पर होना तो ये चाहिए। जैसे मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जैसे अभी मैं सोचा हूँ कि भाई 14-15 दिन में मैं NCERT कंप्लीट पढ़ लूँ, ठीक है, थोड़ा भैया GS 1 पे काम कर लो, तो ऐसे कुछ करो। पर इसमें क्या करना होता है ना, इसमें एक सब्जेक्ट चूज़ मत किया करो, ये गलती होती है। तो इसमें भी ना बैलेंस कैसे करना होता है कि आप ऑप्शनल के कुछ टॉपिक ले लो कि मैं ये जैसे मान लो कि पेपर 1 जो है 10 दिन में कंप्लीट करूँगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो अब ये नहीं ओनली 10 दिन तुम ऑप्शनली पढ़ो, नहीं, साथ में फिर तुम इथिक्स ऐसे का भी कुछ टॉपिक लेके चलो कि 10 दिन में मैं इथिक्स के ये काम कर लूँगा। और GS 1 2 मतलब 3 सेगमेंट लेके ही चला करो, तब जाके मेरा मानना है कि ये बैलेंस हो जाएगा। अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट इस तरीके से करो, पर करना पड़ेगा। अब तो मेरा मानना है कि आपको डेली PT प्लस मेंस लेके ही चलना पड़ेगा। वैसा नहीं कि ओनली आप मेंस ही पढ़ रहे हो, वैसे काम नहीं चलेगा, ये चीज़ याद रखना, नहीं तो फिर आप गड़बड़ी कर रहे हो। अगर आप जैसे अभी मान लो कि जैसे जनवरी हो जाएगी ना तो आप लोगों को PT का पढ़ने लगोगे तो वो भी गड़बड़ी है। मेरा मानना है कि मार्च से आप ओनली फुल्ली फोकस हो सकते हो PT जब आपका ऑप्शनल अच्छे से रिवाइज हो गया है, 4-5 बार रिवीजन हो गया, मॉडल आंसर तैयार हो गए हैं, GS 1 से लेकर GS 4 तक टॉपिक वाइज पूरे नोट्स तैयार है, मॉडल आंसर तैयार है, ठीक है, ऐसे का पूरा काम हो चुका है, तब जाके ओनली फुल्ली फोकस हो। अगर नहीं हुआ है तो मार्च में भी आप हल्का हल्का जो बचा हुआ काम हो कंप्लीट करो। रियल स्ट्रेटेजी तो यही है। तब जाके आप PT निकलने के बाद में एक चीज़ याद रखना, PT होने के बाद आप अगर सोच रहे हो कि एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हो तो नहीं होगा, मैं साफ बता रहा हूँ। PT के बाद जब मेंस की जो तैयारी होती है वो रैंक के लिए होती है कि मुझे अच्छी रैंक लानी है। तो ये जब काम कर लोगे ना तुम लोग, तब जाके वहाँ पे बस अगर देखो मेरी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग चलेगा तो उसको बहुत मदद मिलेगी। उस टाइम क्या करना है, आपके पास देखो नोट्स तैयार रहेंगे, मॉडल आंसर तैयार है, तो आपको क्या करना रहेगा, नोट्स पढ़ो अपने, मॉडल आंसर पढ़ा, ठीक है, अच्छे से रिवाइज किया, टेस्ट दो, फिर अच्छे से रिवाइज किया, टेस्ट दो, अच्छे से रिवाइज किया, टेस्ट दो, बस। और जाके फिर फाइनल एग्जाम में लिखना है। ओनली मेंस के जो 70 दिन बचते हैं ना वो इसी काम के लिए हैं, पढ़ो टेस्ट दो, पढ़ो टेस्ट दो, बस। अगर आप सोच रहे हो उस टाइम कि मैं मॉडल आंसर बना लूँ, टॉपिक वाइज नोट्स नहीं है मेरे पास, तो मार्केट में कोई बुक खरीद के ला रहे हो, हाँ उसी टाइम आती है ओनली IAS वालों का, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। अभी करना होगा, जो भी करना अभी करो। उधर उतना ही टाइम बचता है कि पढ़ो और टेस्ट दो, बस। आप सोच रहे हो पढ़ भी लूँगा, मैं नोट्स भी बना लूँगा, PYQ मॉडल आंसर भी हो जाएंगे, देखने को PYQ का देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा।
तो ये अभी से तैयार करके रखो, तब जाके फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई मतलब है नहीं। चलो, और किसी कुछ पूछना तो पूछो। मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं तो आधी अधूरी तैयारी है। अभी कोई फालतू टेस्ट सीरीज चक्रों में मत पड़ो। और कोई, अब देखो, हाँ वो एक चीज़ मैं और बता रहा था, अगर आप लोगों ने विजन के टेस्ट सोल्व कर रहे हो तो आप करो। अगर आपने अभी तक एक भी विजन का टेस्ट सोल्व नहीं किया तो छोड़ दो, आज जोड़ दो लंबे लंबे, कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बिना भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, तो कोई ज़रूरत है नहीं। मैंने पहले भी बोला था, जब मैं अक्टूबर में बोला था कि अगर तुम लोग 2 महीने नहीं करोगे तो जैसे जनवरी आने लगेगा मैं साफ मना कर दूंगा कि विजन के टेस्ट मत करो। तो ये चीज़ याद रखना, अगर जो दे रहे हैं वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं दिए हैं, कितने दे लिए तुमने? लगा लूँगी मैं। लगा लिया, देख लो, मैं गारंटी साथ बताओ नहीं लगा पाओगे। ये क्लास में मेरे से बैट लगा रही है और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसको, 1000 रुपये की है, नहीं लगा पाओगे। वो बात लगाने से नहीं होता ना, तो एनालिसिस भी करना होता है। एक टेस्ट का भी एनालिसिस किया? सर 2 टेस्ट का किए। हाँ, अभी एक भी उठा के क्वेश्चन पूछ लूँगा तो कुछ आएगा नहीं उसमें से, तो उसका मतलब एनालिसिस करने मतलब ये नहीं होता है। सर लेकिन लगा लो तो। ठीक है निखिल, अब मैं एक एक से पूछ लेता हूँ फटाफट। चलो निखिल, ये कहाँ सो जाते हो तुम लोग जो मैं पूछता हूँ? निखिल, यस सर। आपने सीसेट का क्या क्या किया है? तुमने दृष्टि से क्लासेस किया है सीसेट का? नो सर। आपका बैकग्राउंड क्या रहा है एजुकेशन? ग्रेजुएशन है। बीए से? यस सर, अभी चल रहा है, 3rd ईयर है। सीसेट में काम कर लो, हल्के में मत लो, ठीक है? नूरी, ठीक। तुम दोनों, और कौन बचा? प्रीति का तो अभी मैं सीसेट देखा नहीं हूँ, अभी देखना पड़ेगा। अमित, तुम भी काम कर लो सीसेट पे। और श्वेता तुम भी एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से। रही ऑप्शनल, भाई सब अपने अपने ऑप्शनल कंप्लीट करो, ऐसे नहीं कोई क्लास ही देख रहा है अभी। प्रीति जल्दी कंप्लीट करो उसको। और श्वेता, तुम्हारा तो ऑप्शनल कहाँ तक पहुँचा? तुम कितनी क्लास कर चुकी हो? चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना तो पूछो, नहीं पे क्लास वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। और रही कल से क्लास में लूँगा, अपन इकोनॉमी एनसीईआरटी और ज्योग्राफी एनसीईआरटी शुरू करेंगे उधर। और मेरा माना कि जैसे मैं ना, हाँ वो एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, तो ये याद रखना, जैसे साइंस का जैसे मैं पढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा वो मैं PDF भेज दूँगा सब लोगों को, वो पढ़ ही लेना, उसको तो इग्नोर मत करना। कंप्लीट करो श्वेता, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो याद रखना, देखो जैसे मैं कुछ कुछ बायोलॉजी चैप्टर भेज रहा हूँ, ठीक है, ऐसे साइंस के, अभी मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा कि मतलब उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है ही, वही मैं चैप्टर भेजूंगा, वो पढ़ लेना, उसको इग्नोर मत करना। चाहे वो एनसीईआरटी मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी जो एनसीईआरटी हो जाएगी, उसके मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, वो पढ़ना ही है, ये चीज़ याद रख लेना। हिस्ट्री पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। इकोनॉमी के 9, 10, 11 पढ़ेंगे अपन अच्छे से, डिटेल में पढ़ेंगे वो। ज्योग्राफी 6 to 12 पढ़ेंगे पूरा, लगभग 10 तक तो हो गया, 11, 12 पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। इकोनॉमी 9, 10, 11 पढ़ेंगे। 12th में ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, उसमें कुछ है नहीं, 12th में कुछ भी काम का है नहीं, पर हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर वो मैं बता दूंगा, बस वो पढ़ लेना, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी में भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, वही पढ़ना है। तो हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया अपना। ज्योग्राफी इकोनॉमी का, साइंस का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। बायोलॉजी वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये रही बात। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक है उनके चैप्टर मैं बताऊंगा, तो वो 1 तारीख से मैं बताना शुरू कर दूंगा कि लक्ष्मीकांत के चैप्टर पढ़ ही लेना, तो ऐसे करके आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानी के चैप्टर पढ़ ही लेना, ठीक है। विपिन चंद्रा के कुछ चैप्टर बता दूंगा या पूरी बुक बता। विपिन चंद्रा मेरा अनुसार मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि अपने को एनसीईआरटी में कुछ मिलता नहीं, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा विपिन चंद्रा पूरी। तो ऐसे करके मैं जो बुक बताऊँगा ना पीटी के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ ही लेना, वो पीटी निकल जाएगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर ट्रिक लगाना सीख गए मेरी, और ये मान के चलो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा वो कर लोगे तो हो जाएगा। टॉपिक वाइज मैं कुछ कुछ नोट्स भी दूंगा आप लोगों को कि भाई हाँ यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है इस टॉपिक का, तो मैं कुछ कुछ नोट्स दूंगा आप लोगों को। तो मैं फिर बता रहा हूँ, पीटी का जो मैं काम बोलूँगा वो कर ही लेना।
एटलीस्ट अब देखो वो तो स्वाभाविक बात है यार, तुम लोग पढ़ोगे उसको मेमोराइज करोगे तभी तो। अब मैं इससे ज़्यादा क्या हेल्प कर सकता हूँ, ये नहीं, ये हेल्प नहीं कर सकता मैं तुम्हें याद भी करवा दूँ और एग्ज़ाम में भी तुम वहाँ की करके आओ। मेरा ये काम है कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, ठीक है भाई, ये तो पढ़ के ही जाना है। ये मान के चलो मैं 90% तुम लोगों को बर्डन हटा रहा हूँ। साइंस की सारी मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, जैसे आज मैं पढ़ लिया हूँ 6 क्लास की पढ़ा हूँ, तो उसमें एक चैप्टर काम का तो मैं बता दिया आप लोगों को। जो चैप्टर काम का रहेगा मैं बता दूंगा। तो मेरे अनुसार जैसे 6 to 10 एनसीईआरटी है ना साइंस का, उसमें से मोस्टली 10 चैप्टर भी नहीं मिलेंगे काम के, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और वो देख लेना क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ तुम लोगों को। जो मैं टॉपिक ये सब बताऊंगा ना, लगभग 50-60 क्वेश्चन आने वाले हैं वहीं से, चाहे पॉलिटी का हो चाहे कुछ ही हो। 50 से 60 क्वेश्चन मतलब तुम्हारे पास होने का 100 पार नंबर आने का जुगाड़ मैं बता दूंगा। जो मैं नोट्स दूंगा ना, चाहे चेक कर लेना 2025 के बाद 26 मई को आके तुम लोग तैयार कर लेना। जो मैं एनसीईआरटी चैप्टर भेजूंगा, जो स्टैंडर्ड बुक के जो चैप्टर भेजूंगा, वहीं से 50-60 क्वेश्चन आएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। करंट अफेयर के लगभग मैं अभी 10 क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ। अभी से मैं कुछ कुछ बताना शुरू करूँगा, जैसे क्लास लेते रहूँगा तब। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ सीरिया वाला थोड़ा अच्छे से कर लो, सीरिया से क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे ऐसे मैं कुछ कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन बता दूंगा। तो 10 क्वेश्चन वो हो गए, तो लगभग ये मान के चलो 60, मतलब 60+ क्वेश्चन तुम लोगों के मैं जहाँ से बताऊँगा वहीं से ही आएंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ अभी से। पर यही है कि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना, अब इतने तो मैं बस यही कर सकता हूँ। अब ये भी नहीं कि मैं तुम्हारी जगह मैं पढ़ूँ तो वो काम तो हो नहीं सकता ना। पर इतना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे भी एग्ज़ाम देना है, तो मैं पढ़ूंगा। तो भाई जो भी मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं बताऊंगा और काम कर लेना अच्छे तरीके से। चलो ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? पर मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी मैं चैप्टर भेजते जा रहा हूँ उसको पढ़ते रहो। लगभग जैसे आज मैं कुछ लगभग 4-5 दिन में साइंस वाली कंप्लीट हो जाएगी, तो सारा साइंस का जो मटेरियल है वो सारा मैं भेज दूंगा। उसमें 5-10 चैप्टर रहेंगे, वो साथ के साथ पढ़ते रहना है। मैं बता दूंगा किस चीज़ों की प्रिंट आउट निकाल के रख ही लेना, और वो बार बार पढ़ने हो चैप्टर, लाइन टू लाइन पढ़ने हैं। जो मैं भेजूंगा चैप्टर वो लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना, तब जाके पीटी क्वेश्चन सोल्व होगी। बहुत इतना मेरा काम है कि आपको पीटी में दिक्कत नहीं होगी, अगर मेरी बात मानोगे, मैं जो बोलूँगा वो करोगे ना, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ कि आपको पीटी में एकदम दिक्कत नहीं होगी। जो होता है ना कि एकदम पेपर का समझ में नहीं आता, कहाँ से पेपर आ रहा है, ये है वो है, इतने सालों का अनुभव है, तो इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, पीटी का मेंस दोनों की मैं बता रहा हूँ। पर वो ये काम करते रहो उस अकॉर्डिंग, तब फायदा मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, फिर कल से क्लास करेंगे अपन, इकोनॉमी वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जैसे वो कंप्लीट होते जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा ना, मेंस का भी जो जैसे मान लो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स तैयार हो गए, तो उसका भी क्लास ले लेंगे, ताकि एटलीस्ट मेरे नोट्स यूज़ करने लग जाओ तुम लोग। हाँ बोलो अमित। सर ये आपने ऑप्शनल वाले बना लिए हैं सर, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के एक जगह? नहीं, अब मैं तुम्हें दूंगा भी नहीं, बना लूँगा तब बोलो नहीं, मैंने केवल पूछा कि आपने बनाया है, वैसे तो मैं खुद ही करूंगा। हाँ खुद से करो, सबसे बढ़िया काम वही है। देखो मैं याद करो, मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि मैं वो टीचर नहीं जो तुम लोगों को पंगु बनाऊं, कि हाँ सब मेरी तरफ से ले लो, आप लोगों को कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ ये कि मैं बर्डन रिलीज़ कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ, पर मैं तुम लोगों को अपनी अंगुली पकड़ के चलना सिखाऊँ, वो फिर टीचर नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना। जो काम अनिवार्य होगा वो अब फिर वो बोलते हैं संकट मोचन, आखिरी में जब लगा कि तुम लोगों का पीटी निकल गया तो फिर तो मैं आऊँगा संकट मोचन के रूप में बन के, पर उससे पहले नहीं। ये चीज़ याद रख लें, मैंने लास्ट ईयर भी यही बोला था, अब भी मैं यही बोल रहा हूँ। तब लगेगा कि तुम लोग कहीं सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो फिर मैं हेल्प कर दूंगा, पर वो एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी करो। इसीलिए चाहता तो मैं अपने नोट्स कभी पिछले साल ही भेज सकता था, आप लोग क्यों नहीं भेजे? मैंने पिछले साल से मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, मॉडल आंसर बनाओ, मैंने क्यों नहीं भेजे? क्योंकि मुझे पता था तुम लोग वही है, लापरवाह लोग। अब जैसे नगीना काम कर रही है, देख लेना इम्प्रूवमेंट उसका, वो कर रही है, क्योंकि और वो भी इसलिए करे क्योंकि मैंने उसको भेजा नहीं, तो अब उसको हार उड़ा के करना ही पड़ा ये हकीकत है। और जो करेगा देख लेना, जैसे मैं मोनिका को लेके श्योर था, देख लेना मोनिका सिलेक्शन हो जाएगा इसका, मुझे पक्का क्या है, पूरा चांस। तो वैसे मैं नगीना अगर जिस तरीके से मेहनत कर रही है, अगर करती रही, मैं गारंटी बताऊँ, देख लेना सिलेक्शन लेगी वो। तो जो लोग काम करेगा और जिसका दिखेगा, मैं उसके बारे में प्रिडिक्ट ऐसे नहीं करता हूँ,
प्रिडिक्शन के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। अब नगीना एक एक क्वेश्चन लिख रही है, फिर उसके टॉपिक वाइज नोट्स बना रही है, फिर मॉडल आंसर तैयार करिए, तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? तो भाई जो मेहनत करेगा उसकी मेहनत दिखेगी, तो वो तो मैं बताऊंगा ही ना। मोनिका के बारे में मैंने ऐसे प्रिडिक्ट नहीं किया है, उसने काम किया है, उस लाइक ट्रस्ट गेन किया है मेरा। अभी भी जब वो डेप भरी है तो बार बार मेरे से पूछ रही है कि सर कुछ गड़बड़ी हो तो बता दो। तो वो होता है ना, ट्रस्ट होता है भाई, कोई ऐसे ही नहीं होता है। अब जैसे मैं उसको अभी भी बोलता हूँ ना, सोचो फाइनल सिलेक्शन लेने वाली है, अभी मैंने कल कुछ उसको कुछ PDF भेजा था कि ये पढ़ ही लेना। अब वो गारंटी साथ मैं बता रहा हूँ नेगलेक्ट नहीं करेगी इस चीज़ को। ये फ़र्क होता है एक सिंसियर स्टूडेंट में और टीचर की जो बॉन्डिंग होती है, वो यहीं पे ही दिखती है कि आप मेरी कितनी बातों को सही मान के उसको फॉलो कर रहे हो। अब तुम लोगों को यही नहीं पता मैं क्या काम दिया हूँ, तो सोच लो मेरी बात कितनी मान रहे हो तुम लोग। तो सीधी सी बात है, इसे पता लग रहा है तुम लोग कितना सीरियस हो, कितनी मेरी बातों को मान रहे हो। तो फिर रिजल्ट इसलिए तो होता है ना कि क्लास में टीचर पढ़ाता सबको है, पर रिजल्ट कुछ लोगों का ही क्यों आता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, जो गैप रहता है ना, ये कि टीचर जो बोल रहा है कौन कितना इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको। ये चीज़ हमेशा याद रखना। कभी भी अगर तुम लोग असफल हो रहे हो तो समझो उसका कारण सबसे बड़ा यही है। मैं तो गारंटी साथ बता रहा हूँ, तुम लोगों के सामने एग्जाम्पल है। मोनिका कोई एक रुपये की कोचिंग नहीं की उसने, स्टार्टिंग पहले अटैम्प्ट से मेरे साथ थी। अरे 5वां अटैम्प्ट में PT भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी अब क्या निकल जाएगा। तो ये फ़र्क होता है। और वही तुम लोग हो, मेरी बात नहीं मानोगे, लगभग मेरे लगभग 2-3 साल से तो कोई जुड़ा ही हुआ, जैसे अमित है लगभग 2 साल हो जाएंगे इसको जुड़े हुए मेरे साथ। तो इनमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बात नहीं मान रहे हो तुम लोग। जो बात मानेगा उसका फ़र्क दिखेगा, देख लेना, इसे तो मैं मेरा गारंटी। हुआ है सर मैथ में हुआ और में नहीं हुआ है। हाँ सर हुआ है, मैथ पे ज़्यादा फोकस था ना सर। तो कहने का मामला यही है। अब जैसे मैं बोला था कि भाई मेरी वो ट्रिक वाली वीडियो देखो बार बार जाके, लगभग 4-5 बार नहीं देखो तब तो माइंड में सेट नहीं होगा वो, तब तक वो फियर ख़त्म नहीं होगा PT का। मैं फिर बार बता रहा हूँ, वीडियो बार बार देखो, वो तुम्हें लगेगा, फिर देखना, फिर अटेम्प्ट करना पेपर, तुम्हें समझ में आ जाएगा उसके पीछे क्या मैजिक है। भाई वो इतने सालों की मेहनत है, वो ऐसे नहीं है। नहीं तो मुझे याद है 2019 में मैंने बहुत मेहनत किया था, तब भी मेरे 50-60 नंबर आए थे। तो मैं समझ गया था इस एग्ज़ाम की वो नहीं है डिमांड कि गधे की तरह तुम मेहनत करो। तो नहीं समझोगे तो फिर वही है, परेशान हो गए तुम लोग। चलो ठीक है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो, मैं जब बोलता हूँ वो किए रहो, करो, और फिर देखना उसका अंतर, तुम्हें खुद को पता लग जाएगा। पर जब मैं बोलता हूँ वो करोगे नहीं तो फिर बोलते हैं ना, डॉक्टर से दवा लेने जा रहे हो तो डॉक्टर की सलाह मानोगे तभी तो फ़ायदा होगा ना। अब जब डॉक्टर की दवा लोगे नहीं टाइम से, जो प्रिकॉशन दिया वो नहीं फॉलो करोगे तो फिर कैसे अंतर आएगा? तो अंतर यही है, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। कल से क्लास कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। ज्योग्राफी NCERT इंपॉर्टेंट है PT प्लस मेंस दोनों के लिए, तो वो तो पढ़ानी है ही। इकोनॉमी वाली जो इम्पोर्टेंट है पढ़ानी, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, उससे देख लेना। चलो ठीक है, बाय बाय। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट।